हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूं भाई सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं अर्जुना जेई 2024 बैच में। और भाई आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो फटाफट से थम्स अप कर दो, जिससे मुझे पता लग जाए कि सब कहानी एकदम जक्कास है। सेशन को स्टार्ट करेंगे हम लोग उसके बाद। हाँ जी, सब बढ़िया भाई एकदम। हाँ जी हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आप सब लोगों को। नमस्कार, गुड इवनिंग, एकदम मस्त, पक्का। क्या बात भाई, क्या बात, जोरदार, जबरदस्त। ओके 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 ओके, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यार आज लेक्चर नंबर 5 है इस चैप्टर का। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं हम लोग। और उस बहुत इंपॉर्टेंट चीज का नाम है VSEPR थ्योरी। यस, काफी लंबा चौड़ा सा नाम है VSEPR, लेकिन बहुत आसान लगने वाली है आपको, इस बात की अपनी गारंटी है, ठीक है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वाली थ्योरी को समझने की कोशिश करना है, तभी आपको ये थ्योरी समझ में आएगी। बीच में अगर इधर उधर ध्यान गया ना, लटक जाओगे भाई, लटक जाओगे। यस, और फिर मुझे अगली क्लास में बोलोगे सर नहीं समझ में आया, सर रिवाइज करवा दो, है ना, है ना, है ना। ओके ओके, ठीक है। तो रिवाइज करके आयो ना पिछली क्लासेस का आप लोग। पिछली क्लासेस में जो हम लोगों ने पढ़ा एकदम बढ़िया रिवाइज करके आयो। हैं जी, हैं जी, पक्का, एकदम जोरदार। सोच लो एक बार। हाँ पक्का, करें फिर स्टार्ट करें। यस यस यस, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। आइए फिर, आइए फिर, आइए। हम लोग आज बात करने वाले हैं VSEPR थ्योरी। सिर्फ और सिर्फ इसी थ्योरी के बारे में आज पूरे सेशन में बात होने वाली है ना। और हम लोग कोशिश करेंगे कि सेशन में पूरा VSEPR खत्म हो जाए, है ना। अगर आप लोगों का साथ रहा, जनता जनार्दन है ना, और आप लोग जनता हो या, तो आप लोगों का अगर साथ रहा तो हम लोग इस पूरे टॉपिक को VSEPR थ्योरी को आज वाले सेशन में खत्म कर देंगे। ये नो कौन बोल रहा है भैया? अरे दादा ये नो किस चीज के लिए बोल रहे हो? अरे बताओ तो सही। कोई लिख रहा है नो। अरे नो किस चीज के लिए? क्वेश्चन तो अभी पूछा ही नहीं मैंने, वो तो बहुत पहले पूछा था मैंने, है भाई। तो बहुत पहले पूछा था यार, किस चीज का नो बोल रहे हो? अच्छा, रिवाइज नहीं करके आए हो? ओ क्या बात, क्या बात। तो इसमें कौन सी नई बात है? रिवाइज नहीं करके आए हो तो इसमें इसमें नई बात कौन सी है भाई? अरे तो कॉमन है ना यार, ये तो मैं समझ जाता हूं, ऐसे ही मैं समझ जाता हूं। कुछ लोग हैं बेचारे पढ़ने लिखने वाले बालक हैं, बालिकाएं भी हैं, जो लोग हर क्लास में बेचारे रिवाइज करके आते हैं। हाँ, चलो चलो कोई ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। एक बार के लिए थम्स अप कर दो सर, स्टार्ट करते हैं। हम सब लोग रेडी हैं, थम्स अप करो देखें। फिर उसके बाद सेशन को स्टार्ट करेंगे। VSEPR थ्योरी की हम लोग आज बात करने वाले हैं। यस यस, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पक्का पक्का, करें स्टार्ट। सर वी डू ऑलवेज, बहुत बढ़िया यार। जो लोग करते हैं ना, मतलब जो लोग रिवाइज करके आते हैं ना, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो भाई पूरी क्लास में मैं फिर कह देता हूं, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो एक बार 100% कॉन्सेंट्रेट करके बैठना, स्पैम बिल्कुल मत करना, है ना। और आप लोग वैसे यार अच्छे बालक को पढ़ने लिखने वाले ना, स्पैमिंग अपनी क्लास में कम होती है। मैं बड़ा आप लोगों का शुक्रगुजार हूं इस मामले में, है ना। ये तो बोलनी पड़ेगी भाई, इस बात में तुम्हारी तारीफ करनी पड़ेगी। और वैसे मैं तुम्हारी तारीफ कर ही देता हूं, कई बार आप लायक नहीं भी होते, फिर मैं कर देता हूं तारीफ, है ना। चलो ठीक है। देखो आप लोग याद करो वो दिन, कौन से दिन है भाई? मतलब अरे वही वाले दिन जिस दिन हम लोगों ने लिमिटेशंस पढ़ी थी। किसकी? लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल पढ़ी थी, याद है। और वहां पर हम लोगों ने एक लिमिटेशन लिखी थी कि जो आपका लुईस थ्योरी होता है, यस, जो लुईस थ्योरी होता है बेटा, वो शेप के बारे में आपको आइडिया नहीं देता था,
याद है ना ये चीज? आपको लुईस थ्योरी से शेप का आइडिया नहीं होता था कि ये जो मॉलिक्यूल है इसकी शेप क्या होगी। ये हमने एक लिमिटेशन लिखी थी लुईस थ्योरी की। जैसे मान लो अगर मैं H2O की बात करूं, है ना, तो H2O अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप H2O की लुईस स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो। आप H2O का मैंने समझाया था कि लुईस स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आपकी श्रद्धा वैसे आप लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हो। यस, तो आपका जो लुईस थ्योरी था उससे आपको स्ट्रक्चर का पता नहीं लगता था। स्ट्रक्चर का पता लगाने के लिए कि आपका जो मॉलिक्यूल है उसका शेप कैसा है, इस चीज को पता लगाने के लिए हम लोग एक थ्योरी का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है VSEPR। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे साहब ये तो बता दो ये VSEPR की फुल फॉर्म क्या है ना? तो भाई इसका लंबा चौड़ा नाम है, देखो। V से वैलेंस, V से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये इसका पूरा नाम है VCPR। और लास्ट में थ्योरी तो लगा हुआ ही है, देख रहे हो। और जितना बड़ा नाम है ना ये उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दादा, जितना बड़ा नाम है उतना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आज भी चैट धीरे धीरे चल रही है, ऐसा तुम लोग धीरे धीरे लिख रहे हो कि फिर चैट में पंगा है भाई? क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, तो देखो इसको आप मीनिंग समझो। सबसे पहले तो इसका मीनिंग ये है कि जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं कि इस थ्योरी का जो मीनिंग है, इसका जो मोटा मोटा मीनिंग है वो ये है कि सर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है? हम लोगों ने तो पहली बार नाम सुना आज। इससे पहले हम लोगों ने बॉन्ड पेयर सुना था, इससे पहले हम लोगों ने लोन पेयर सुना था, लेकिन सर आपने बॉन्ड पेयर तो आज ही बताया। तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर का जो मतलब है ना, यहां पर बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर का जो मतलब है, इसको शॉर्ट में हम लोग ईपी लिखेंगे। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? साहब ये नई चीज नहीं है सर, है ना, पढ़ा हुआ है हमने पहले ही। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को अगर आप जोड़ दो, यस, जिसको मैं एलपी लिख सकता हूं, है ना, तो बेटा अगर आप इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर को जोड़ दो, सॉरी बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को जोड़ दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा। और ईमानदारी से बताओ, क्या हम लोगों ने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में पढ़ा हुआ है? लुईस स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाई थी खूब सारी। यस, तो वहां तो हमने सीखा ही है ना, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में यूज होते हैं उसको आप बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते थे। यस, याद है आप लोगों को? और लोन पेयर क्या होता था? सर ये निठल्ले लोग हैं, है ना, सर ये हमारी तरह है सर, और ये सर कुछ काम के नहीं है, ये ना बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सर, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ उस एटम पे वजन बढ़ाते हैं, है ना, ये बोझ है सर, इनका और कोई काम नहीं है ना। तो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते थे, उनके पेयर को हम लोग लोन पेयर कहते थे। यस यस, अच्छा, अब बात ये आती है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? ये कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा फॉर सेंट्रल एटम। ये किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा? सेंट्रल एटम के लिए। तो आपको क्या करना होता है हमेशा, ये जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जैसे मान लो कोई भी एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक सेंट्रल एटम होगा, उस सेंट्रल एटम के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रेजेंट होंगे, है ना, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। यस, उस सेंट्रल एटम के पास क्या प्रेजेंट होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। और बेटा ये जो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं। कोई मुझे रीजन बता सकता है रिपेल क्यों करते हैं? हैं जी, क्या मुझे कोई रीजन बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल क्यों करते हैं? क्या बोल रहे हैं सर हम धरती पर बोझ हैं? भाई ऐसा मैंने कब कहा भाई? ओ दादा, अपने मुंह की बात मेरे मुंह में डाल रहे हो? हाँ, ये हमने नहीं बोला भाई। मैंने तो क्या बोला? मैंने तो बोला कि ये जो लोन पेयर होते हैं ना, ये एटम पे बोझ की तरह होते हैं। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी ना बोला यार। अब मतलब तुम खुद ही कह रहे हो ऐसे हैं? हाँ, क्यों रिपेल करते हैं? बिल्कुल सही बात है। अरे भाई, बॉन्ड पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन ही तो हो गया। ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है ना? तो क्योंकि सेम चार्ज होता है, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना। बहुत आसान चीज है, बहुत बढ़िया। अब एक चीज बताओ, जब दो लोग एक दूसरे को रिपेल करें तो सबसे अच्छी बात क्या है? अगर आपको एक स्टेबल मॉलिक्यूल चाहिए तो आप एक काम करो, वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, उसको आप मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख दो।
यस भाई, अगर दो चीजें एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो भाई दूर दूर बिठा दो ना यार उनको। भाई क्लास में ऐसे तो होता था, मान लो दो यार, दो बच्चे हैं, आपस में नहीं बनती, तो मास्टर क्या करता था, एक को यहां बैठ गए, एक उठा के दूर बिठा देता था। सिंपल यही चीज है, जिन लोगों के ना बने दूर दूर बिठा दो। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, मॉलिक्यूल चाहता है स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी के लिए क्या करो, इन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को मैक्सिमम दूरी पे बिठा दो। भाई सही नहीं कह रहा क्या यार, बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग, मैं सही कह रहा हूं ना? अरे दादा बोलना यार, हाँ ना? यस। तो अब देखो एक बात सुनो, मेरी बात, एक बात सुनो, देखो मान लो एक सेंट्रल एटम है, मैंने सेंट्रल एटम को ऐसे बना दिया और उसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है बेटा? दो इलेक्ट्रॉन पेयर। अब एक बात बताओ, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, आप इनको मैक्सिमम दूरी पर बिठाना चाहते हो, तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर मैक्सिमम दूरी पर बिठाना है तो मुन्ना एक बात बता, उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का, केमिस्ट्री का नहीं है ना? और एक कॉमन सेंस नाम की चीज होती है, मुझे उम्मीद है आप लोगों के पास है वो अभी तक, है ना दादा? एक बात बता, तो अगर ये सेंट्रल एटम है और उसके पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, आप दो इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर मैक्सिमम दूरी पर रखना चाहते हो तो बेटा उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए बताओ? आप बोलोगे सर उनके बीच एंगल होना चाहिए 180 डिग्री का, है ना? बोलियो जरा, उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री का। और सर इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल होगा इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी कैसे? लीनियर। अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से 180 डिग्री पे प्रेजेंट है तो सर उसकी ज्योमेट्री कैसे होगी? लीनियर होगी। ये होगी ना इसकी शेप, पता लग गया ना इसकी ज्योमेट्री का? भाई हाना बोलना पड़ेगा, पता लग गया इसकी ज्योमेट्री कैसे होगी? लीनियर होगी, खत्म। अब आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल दो, आप अभी एग्जाम्पल देते हैं। देखो मान लो मैंने लिखा है BeCl2, मैंने आपसे पूछा कि एक बात बता बेटा, इस BeCl2 की स्ट्रक्चर कैसी होगी? यस, तो आप बोलोगे सर बेरिलियम जो होता है ना, इस बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेरिलियम के वैलेंस शेल में, है ना? तो अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो बेरिलियम क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है। जब इसने दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए मतलब इसके पास दो बॉन्ड बनाएगा बेरिलियम, बनाएगा। अगर दो बॉन्ड बना रहा बेरिलियम, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसके पास, दो बॉन्ड पेयर है ना, देखो एक बॉन्ड पेयर ये रहा, एक बॉन्ड पेयर ये रहा, तो सर इसके पास दो बॉन्ड पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहते हो तो एक बात बताइए, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहते हो तो क्या बॉन्ड एंगल 180 होना चाहिए? और अगर बॉन्ड एंगल ऐसे 180 डिग्री है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर। बताइए क्या मेरी बात सही है क्या? दादा बोलना पड़ेगा आपको। यस, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो थ्योरी है ना VCPR थ्योरी, ये क्या करती है? ये बताती है कि जो मॉलिक्यूल की शेप होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्ट्रक्चर है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप है, वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शन पे। हर मॉलिक्यूल चाहता है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्शन मिनिमम हो, और उस इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल्शन को मिनिमम रखने के लिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट होंगे, वहीं से आपका बनेगा ज्योमेट्री या फिर शेप। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई क्या? यस। जैसे एक और मैं एग्जांपल दूं आपको, एकदम फील आएगा तुम्हें, अभी एकदम जबरदस्त वाला फील आएगा। आप लोगों ने नाम सुना है BF3 का? यस, आप लोगों ने नाम सुना है ना BF3 का? दादा एक बार बताइए। तो यहां पर देखो सेंट्रल एटम कौन है? आप बोलोगे सर बोरोन। बोरोन के वैलेंस शेल में सर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये फ्लोरीन के साथ सर 3 बॉन्ड बनाएगा। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर 3 बॉन्ड बना रहा है और 3 बॉन्ड को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है, अगर 3 बॉन्ड को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है तो उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? ये देखो क्या गजब बोला लोगों ने, है ना? अबे 3 BF की बात नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूं BF3। भाई कुछ भी मतलब है। हाँ, तो अगर 3 बॉन्ड को एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहते हो तो सर जो एंगल होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए? 120 डिग्री का होना चाहिए। यस, ये भी 120 डिग्री का, ये भी 120 डिग्री का, और ये भी 120 डिग्री का। और जब 3 बॉन्ड एक दूसरे से 120 डिग्री पे प्रेजेंट होते हैं, ऐसी ज्योमेट्री को बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसको क्या बोला जाता है बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। ये प्लेन में प्रेजेंट होंगे सारे के सारे, है ना? BFF ये एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ट्राइगोनल प्लेनर। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस यस यस। तो यही चीज आपकी लिखी हुई है VSEPR थ्योरी में।
ठीक है, अच्छा अब एक कॉन्सेप्ट और समझो, यहां तक तो क्लियर है ना दादा, यहां तक क्लियर है। अभी और भी हम लोग बात करेंगे आगे, है ना। अभी मैं आपको धीरे धीरे थोड़ा सा इसकी फील में ला रहा हूं, है ना, वीसीपीआर की फील में ला रहा हूं। यस यस यस, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ, अब एक चीज और देखो, जैसा आप लोगों ने कहा कि सर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दो चीज होगी, एक तो लोन पेयर और दूसरा बॉन्ड पेयर, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है सर ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। अब कोई कहेगा सर एक बात बताओ, रिपेल कौन कौन करेगा? सर दो लोन पेयर आपस में एक दूसरे को रिपेल कर सकते हैं। यस सर, एक लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर को रिपेल कर सकता है। यस, और एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को रिपेल कर सकता है। भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना दादा, हाँ ना बोलना यार। यस हाँ, अरे अभी सारे एग्जांपल लिखेंगे, वाटर, अमोनिया, जो तुम्हारे दिल में आएगा ना, तुम्हारे दिल की सारी बात लिखेंगे। अभी रुको, अभी मेरे से आगे मत भागो, जितना मैं बोल रहा हूं उतना समझो। यस, उतना समझ में आ रहा है इसका मतलब एकदम सही रास्ते पे जा रहे हो। आगे मत चलो, मैं सब समझा दूंगा, वो तुम टेंशन मत लो, है ना, वो मैं देख लूंगा, है ना। बहुत बढ़िया भाई, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कहां पर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, कहां पर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, कौन सा रिपल्शन सबसे मैक्सिमम है ना, कौन सा रिपल्शन सबसे मैक्सिमम है? क्या लगता है आपको? अपना थोड़ा सा भेजा यूज करो, अपना दिमाग लगाओ, क्या लगता है कि कौन सा रिपल्शन सबसे मैक्सिमम होना चाहिए? क्या लगता है, एक बार बताओ देखें। हाँ जी, एक बार कमेंट करके बताओ दादा, कौन सा रिपल्शन सबसे मैक्सिमम होना चाहिए? तुम्हारे दिल की बात बताओ, देखें दिल क्या कहता है तुम्हारा। सर हमारा दिल तो बहुत सारी बातें कहता है सर, हम वो सारे दिल की बात आपको समझा नहीं सकते, है ना, और ना ही बता सकते। क्या लग रहा है? अच्छा, बहुत सारी दुनिया, बहुत सारी जनता अलग अलग चीजें लिख रही है। यस ओके, लेकिन जो सच्चाई है बेटा, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर। ये ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर को अभी के लिए आप याद रख लो, मतलब अभी ध्यान रख लो, मैं समझा भी देता हूं। ठीक है ठीक है भाई लोगों, लोन पेयर रिपल्शन सबसे मैक्सिमम होगा। अब हम लोग इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसका रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। सुनो देखो, इधर आओ। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं अमोनिया का। किसका एग्जांपल ले लूं बेटा? जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया अमोनिया का NH3। यस, मैंने एग्जांपल ले लिया अमोनिया का NH3, ठीक है ना। आप कहोगे सर NH3 में नाइट्रोजन के पास 3 तो हाइड्रोजन और सर एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना। तो आपका नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड पेयर है? देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब सर इसके पास 3 तो बॉन्ड पेयर है और सर एक लोन पेयर है। मैं ऐसे कह सकता हूं। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, उसको आप अच्छे से समझना। देखो हो क्या रहा है, अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं, देखो बॉन्ड पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इस वाले बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इस वाले बॉन्ड पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, अब सुनियो मेरी बात अच्छे से। सर यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो वजन है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो वजन है, वो 2 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? बॉन्ड पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। तो सर ये 2 इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, 2 इलेक्ट्रॉन का जो भार है, जो वजन है, सर वो 2 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। मैं ऐसे कह सकता हूं। यहां पर भी देखो, इस वाले बॉन्ड पेयर में भी एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। तो यहां पर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका भी वजन आधा इस पे है, आधा इस पे है। यस, यहां पर भी सर ये वाला जो बॉन्ड पेयर है, यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है सर, और यहां पर भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो आधी आधी डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। लेकिन सर एक चीज है सर, ये जो लोन पेयर है ना सर, ये जो लोन पेयर है, इस लोन पेयर में ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन का वजन है, लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन का जो वजन है, वो सर सिर्फ और सिर्फ अकेले नाइट्रोजन के ऊपर है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा कि जो बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 एटम्स में डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं।
दो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दो एटम्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन लोन पेयर में दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम पे बैठी होती है। तो मुझे एक चीज बताइए, अगर इस सेंट्रल एटम की बात करूं तो इस सेंट्रल एटम के चारों तरफ ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कौन ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा? एक लोन पेयर ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा या फिर बॉन्ड पेयर ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा? क्या लगता है आपको? क्या दिल कहता है आप लोगों का? हाँ जी, आपका दिल क्या कहता है? इस सेंट्रल एटम के अराउंड ज्यादा स्पेस, ज्यादा जगह कौन घेरेगा? क्या लग रहा है आप लोगों को? हाँ, कौन ज्यादा जगह घेरेगा? अरे भाई, कॉमन सेंस की बात है। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन एक ही एटम पे बैठे हैं, तो ये बोलेंगे भाई मुझे ज्यादा स्पेस चाहिए बैठने के लिए। सही कह रहा हूं क्या मैं? अरे बोलो, यहां पर लोन पेयर को ज्यादा स्पेस चाहिए बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज्यादा है, दो इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर बोलेगा यार मुझे ज्यादा जगह नहीं चाहिए, मैं तो आधा इस हाइड्रोजन के पास हूं, आधा नाइट्रोजन के पास हूं, है ना? तो अगर कोई आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में से सेंट्रल एटम के अराउंड ज्यादा स्पेस कौन ऑक्यूपाई करता है, आप बोलोगे लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। समझ में आ गई? अब एक चीज देखो, मान लो वाटर है, ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। अब मान लो ये वाटर है, तो ये ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास बेटा दो हाइड्रोजन है और सर दो लोन पेयर है। ये इस तरह से, यस, इन लोन पेयर को मैं ऐसे बना देता हूं, देखो थोड़ी डिजाइन से बनाया जाता है लोन पेयर को, इस तरह से। ऐसे बनाने का तरीका है, मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है, है ना? ऐसे बनाया जाता है लोन पेयर को। ये लोन पेयर का क्लाउड है, ऐसे बोलते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा है ना उधर, अबे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ के आओ ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन की सर एक फिक्स पोजीशन नहीं होती, वो एक जगह पे घूमता रहता है ना, उसका एक स्पेस होता है जहां पर आप प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। तो अब एक चीज देखो, यहां इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है। अब ऑक्सीजन के चारों तरफ जो जगह है वो तो फिक्स है ना? इस ऑक्सीजन के चारों तरफ जो स्पेस है वो तो फिक्स है। दो लोन पेयर आगे, लोन पेयर को बैठने के लिए ज्यादा जगह चाहिए। अरे एक बात बताओ, अगर लोन पेयर को बैठने के लिए ज्यादा जगह चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच जो डिस्टेंस होगी वो कम हो जाएगी। भाई डिस्टेंस कम तो रिपल्शन ज्यादा। यस। अरे बोलो, मेरी बात समझ में आ रही है क्या तुम्हें? सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है। सर यहां चार्ज ज्यादा है ना? सर लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन है, इस लोन पेयर में भी दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। सर बॉन्ड पेयर में ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पेयर के एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। और जहां ज्यादा चार्ज वहां रिपल्शन भी ज्यादा होगा, बिकॉज क्योंकि सर चार्ज सिमिलर है। यस, क्योंकि चार्ज सिमिलर है, तो ज्यादा चार्ज ज्यादा रिपल्शन, है ना? मैं ऐसे कह सकता हूं भाई दोनों पे चार्ज सेम है, तो जितना ज्यादा चार्ज होगा रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। बॉन्ड पेयर में चार्ज आधा आधा बट गया, लोन पेयर में चार्ज बटा नहीं, इसी वजह से लोन पेयर रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर से ज्यादा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? यस बेटा, आपको बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को? यस, है ना? मैंने पूरा समझाने की कोशिश करी है ना? समझाने की कोशिश करिए। आप लोग इस ऑर्डर को भी याद रख लोगे ना, तब भी आपकी सेहत पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? तब भी एकदम आपका काम बढ़िया ढंग से बन जाएगा। क्लियर है? यस। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो एक बेंच है ना? एक बेंच पे दो लोग बैठ सकते हैं। स्कूल में बैठते ही हो आप लोग, है ना? या फिर कहीं पर भी जाते हो तो बैठते ही हो। तो अगर मान लो दो छोटे छोटे बंदे बिठा दिए, है ना? कमजोर आदमी बिठा दिए मेरी तरह, है ना? पतले दुबले से, तो अगर दो बंदे एक दूसरे से दूर दूर बैठे हैं तो उनके बीच पतले पतले लोग हैं तो उनके बीच डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। भाई डिस्टेंस ज्यादा है तो उनके बीच रिपल्शन कम होगा, सिंपल सी बात है। अब आपने क्या किया, कमजोर आदमी की तरह जगह कोई खाते पीते करके दो बंदे बिठा दिए, है ना? वजन है उनका कम से कम 100 किलो। अब अगर दो बहुत हट्टे कट्टे आदमी बैठे हैं उसी बेंच के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है उन दोनों के बीच डिस्टेंस कम रहेगी, और अगर उनके बीच डिस्टेंस कम है तो रिपल्शन ज्यादा है। ये जो लोन पेयर होते हैं ये हैं वो हट्टे कट्टे आदमी, और सर ये जो बॉन्ड पेयर हैं ये हैं बेचारे दुबले पतले आदमी। तो दुबले पतले आदमी एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पे रहते हैं तो उनके बीच रिपल्शन कम होता है, और ये लोन पेयर हट्टे कट्टे आदमी है तो सर ये कम डिस्टेंस पे रहते हैं और डिस्टेंस कम है तो सर रिपल्शन ज्यादा होगा। अरे सिंपल सी बात है यार, अरे बोलो ना यार, सिंपल सा कॉमन सेंस की चीज है। दादा बोलना पड़ेगा। क्या ये चीज समझ ली क्या तुमने? भाई हाँ ना बोलना पड़ेगा यार।
क्या तुमने इस बात को एकदम बढ़िया ढंग से समझ लिया? यस, अगर समझ में आ गया एक बार थम्स अप कर दो, आगे चलते हैं। फिर एक बार थम्स अप कर दो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक बार थम्स अप कर दो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। क्लियर क्लियर? यस यस यस, है ना, है ना, चमक गया ना? अब एग्जाम्पल समझ में आ गया ना मतलब? यस हाँ। और बाकी तुमसे कोई पूछेगा नहीं, ऐसा क्यों? स्कूल में अगर कोई पूछे ना तुमसे, उसको इस तरह से समझा के आ जाना, वो समझ जाएगा कि भाई बच्चे ने एकदम बढ़िया ढंग से पढ़ रखा है। यस, बहुत बढ़िया, है ना? ये सारी चीजें लिखेंगे अभी, ये सारी चीजें लिखी हुई है, अभी मैं समझा रहा हूं सिर्फ, है ना? ये सारी चीजें लिखी हुई है, अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं। अब एक चीज और देखो, एक छोटा सा लफड़ा और होता है। अगर मान लो आपको बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करना हो तो सर कैसे कैलकुलेट करें? तो मैं आपको देखो बता देता हूं। मैं एक हल्का सा एग्जांपल देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी समझाऊंगा। जैसे NH3 है, सारी दुनिया जानती है। NH3 में नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। यस, तो आप बोलोगे सर ये जो नाइट्रोजन है इसके पास 3 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं? तो सर इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए? 4 हो गए। इस तरह से आपने इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? अरे बोलो, है ना? अच्छा, एक और एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल लिया H2O का, तो H2O की स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने बना रखी है। अरे बोलो बेटा, H2O की स्ट्रक्चर भी तो हम लोगों ने बना रखी है भाई। H2O में ऑक्सीजन के पास सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, सर ये 2 बॉन्ड बना रहा है, तो इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर है, कह सकता हूं मैं ऐसा? तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए सर कितने? 4। बोलिए, है ना? अब हम लोग बात करते हैं बेटा CO2 की। हम लोग बात करते हैं किसकी? CO2 की। सेंट्रल एटम कौन है? सर कार्बन है। अब मुझे एक बात बताइए, एक चीज तो पक्का है, एक चीज तो पक्का है सर, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है। सर आपको कैसे पता लग जाता है कार्बन के पास लोन पेयर नहीं है? देखो अपना कॉमन सेंस लगाओ भाई। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? सर कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और भैया कार्बन ने देखो चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम में ले रखे हैं। भाई ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है ना यार, तो कार्बन ने चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे हैं। तो यहां से पता लग गया कि सर कार्बन के पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, लोन पेयर होंगे 0। अब मेरा क्वेश्चन यह है कि बताइए बॉन्ड पेयर कितने होंगे? मेरा आपसे क्वेश्चन यह है कि बॉन्ड पेयर कितने होंगे, यह चीज बताइए, जल्दी से बताइए। यस 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 यस, जल्दी बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या लगता है? 4 होंगे, है ना? और यही होना भी चाहिए था, यही होना भी चाहिए था। लेकिन एक्चुअली जब हम लोग VSEPR थ्योरी की बात करेंगे, जब हम लोग VSEPR थ्योरी में बॉन्ड पेयर की कैलकुलेशन करेंगे, तो बेटा यहां पर बॉन्ड पेयर लिखने हैं आपको 2। अरे सर ये क्या हुआ? देखो इसमें एक पोस्टुलेट हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग एक पोस्टुलेट लिखेंगे कि बेटा जो मल्टीपल बॉन्ड होता है, एक्चुअली होता क्या है, बॉन्ड पेयर में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को गिनना होता है। अच्छा, बॉन्ड पेयर में क्या करना होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को गिनना होता है। तो बेटा डबल बॉन्ड है ना, तो 1 सिग्मा 1 पाई, ये वाला भी डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 1 पाई। इसका मतलब सर सिग्मा बॉन्ड कितने बना रहा है कार्बन? सर 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से सर इसके पास बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 2 ही होंगे। क्लियर? मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? यस बेटा, ये एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन नहीं है। एक्चुअली बॉन्ड पेयर की कैलकुलेशन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या गिनते हैं? सिग्मा बॉन्ड को गिनते हैं। इस वाले केस में क्या गिनना होता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को गिनना होता है। सिग्मा बॉन्ड मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था। यस यस यस, है ना? तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। आपको क्या ट्रीट करना है? आपको इस तरह से ट्रीट करना है कि यहां डबल बॉन्ड ना होके सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड मान के करना है ना, तभी तो बॉन्ड पेयर 1 आएगा। 1 + 1, टोटल बॉन्ड पेयर कितना आ गया? 2 आ गया। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? एक और एग्जाम्पल देता हूं, सुनो, एक और एग्जाम्पल देता हूं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है POCl3, है ना? ऐसे स्ट्रक्चर होती है POCl3 की। सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस, इससे 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, है ना, और 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यह है
कि फास्फोरस के पास, सेंट्रल एटम फास्फोरस है, इसके पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बोलो बेटा, लोन पेयर कितना है? जल्दी बोलो भाई लोगों, लोन पेयर कितना है? जल्दी बोलो। यस यस यस, लोन पेयर कितना है? लोन पेयर कितना है ये बताओ। अरे पहले लोन पेयर बताओ ना यार। हाँ, लोन पेयर 0 है सर, बिल्कुल पक्का। ऐसा कैसे पता लगा आपको लोन पेयर 0 है? सर फास्फोरस जो ना सर, वो नाइट्रोजन परिवार का मेंबर है, नाइट्रोजन का बड़ा भाई है। इसके वैलेंस शेल में सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सर इसने पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन देखो बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे हैं सर। सर इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। यस, अगर कोई लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट नहीं है, अब मुझे बताइए बॉन्ड पेयर कितना होगा? अब आप लोग समझ चुके हो। सर बॉन्ड पेयर में करना क्या है? सर 1 2 3 3 बॉन्ड पेयर ये रहे सर, यहां डबल बॉन्ड है, लेकिन डबल को सिंगल लेके गिनना है ना? क्योंकि सर हम लोग बॉन्ड पेयर में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं, तो चाहे डबल है तब भी बॉन्ड पेयर में 1 आएगा, तब ट्रिपल है तब भी बॉन्ड पेयर में 1 आएगा। सर इसके पास बॉन्ड पेयर कितना है? 4 है। तो हमेशा इस बात को ध्यान दो कि जब भी आप लोग बॉन्ड पेयर की कैलकुलेशन करोगे, हमेशा डबल को भी सिंगल मानना है, ट्रिपल को भी सिंगल मान के कैलकुलेशन करनी है। यस, तो जैसे मान लो अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई एग्जांपल दे दूं आपको, जैसे आपका एग्जांपल लिखा है C2H2, है ना? इथाइन लिखा है बेटा, इथाइन लिखा है, देखना इथाइन में क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऐसे। मान लो ये वाला कार्बन है, मैं आपसे पूछूं इस कार्बन के पास कितना लोन पेयर? आप बोलोगे सर कार्बन के वैलेंस शेल में सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर इसने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे हैं, सर लोन पेयर 0 होगा। मैं तुमसे कहूं कि भैया बता इस कार्बन के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? आप बोलोगे सर 1 बॉन्ड, और ये वाला कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन मुझे ट्रिपल में सिर्फ और सिर्फ सिंगल गिनना है, ट्रिपल को भी सिंगल मान के करना है। तो इसी वजह से सर इसके पास बॉन्ड पेयर 1 सिग्मा 2 सिग्मा, बॉन्ड पेयर हो गए सर 2, खत्म। बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? यस 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 बेटा, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, उसको ट्रीट करना है किसकी तरह? सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट करना है। किसकी तरह ट्रीट करना है? सिंगल बॉन्ड की तरह। बस इस बात को याद रखो, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो, सिंगल बॉन्ड गिनना है। तो 1 सिंगल ये रहा, 1 सिंगल ये रहा, बॉन्ड पेयर हो गए 2, लोन पेयर हो गए 0। क्लियर है क्या? अगर यहां तक चीज समझ में आई तो एक बार फटाफट थम्स अप करो, फिर उसके बाद मैं आपको इसके पोस्टुलेट्स वगैरह लिखवा देता हूं। बेटा 3 कैसे आ गया? अरे 3 कैसे होगा? अरे भैया 3 कैसे होगा? ये 1 सिग्मा और 2 पाई होता है ना। अबे क्या कुछ गलत चीज खा ली हो क्या? है भाई, कुछ उल्टा सीधा खा लिए हो क्या? अभी मैं क्या बोल रहा हूं? अबे मैं तुम्हें बोल रहा हूं इस कार्बन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं भाई, इस कार्बन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। इस कार्बन का नहीं ऐड करना है, उसमें अलग अलग कैलकुलेट करना है। इस कार्बन का कैलकुलेट कर रहा हूं मैं सिर्फ, है ना? तो इस कार्बन 1 सिग्मा 1 सिग्मा ये रहा, ये वाला सिग्मा तो इस कार्बन का है ना, हम लोग तो इस कार्बन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये वाला कार्बन तो 2 ही तो बॉन्ड पेयर होगा, इस वाले कार्बन के लिए तो 2 ही तो बॉन्ड पेयर है भाई। इस कार्बन का क्यों गिन रहे हो यार तुम लोग? नहीं समझ में आ रही क्या? ये वाला जो सिग्मा है वो तो इस कार्बन का है, मैं तुमसे कह रहा हूं बॉन्ड पेयर इस कार्बन का कैलकुलेट करो, तुम यहां भाग रहे हो। समझ रहे? गलती समझ में आई मुन्ना? यस पक्का? चलो ठीक है, फिर अब आ जाओ। यही जो मैंने आपको सारी चीजें बोली है, यही आपके पोस्टुलेट्स में लिखी हुई है। इस थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। सर पोस्टुलेट्स मतलब? पोस्टुलेट्स का मतलब होता है भाई, ये जो थ्योरी है ना, ये डिजाइन करने से पहले कुछ चीजें मानते हुए करती है कि ये चीजें मानो, फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन करो, उनको बोला जाता है पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो सबसे पहला पोस्टुलेट ये फटाफट से आप नोट करते जाओ बेटा, है ना? देखो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करता है। यस, आगे लिखता है कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ये वाला पॉइंट भी हम लोग आपसे बात कर चुके हैं, पहले ही समझा चुका हूं। बेटा तीसरा वाला पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं, देखो, ताकि मिनिमाइज रिपल्शन, जिससे क्या हो सके? रिपल्शन मिनिमम हो सके, एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस मैक्सिमम हो चुके जिससे कि स्टेबिलिटी ज्यादा हो सके। यस यस बोलो बोलो। तो बेटा ये फटाफट से नोट करो, देखे ये 3 पोस्टुलेट अभी फटाफट से नोट करो, फिर हम लोग आगे चलेंगे,
है ना। जैसे ही नोट कर लो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। बोलो बोलो दादा, जल्दी बताओ। हाँ ये नोट करो बेटा जल्दी से। अरे पिछले वाले पेज पे क्या था यार, ये क्यों नहीं बनाया तुमने यार, ये तो साथ साथ बनाना चाहिए ना। अबे मेरी शक्ल मत देखा करो तुम, ऐसा थोड़ी ना है कि पूरा बोर्ड में भर दूंगा फिर तुम्हें बोलूंगा अच्छा बेटा एक काम कर अब नोट कर ले। अरे भैया ऐसे नहीं होता, नोट्स ऐसे नहीं बनाए जाते। जैसे ही मैंने लिखा ना अपनी कॉपी में खटाक से बना लो। सुनते तो कानों से हो ना और लिखते हाथ से हो, तो दोनों एक साथ यूज करने की कोशिश करो। ठीक है ठीक है, हाँ दोनों काम एक साथ करने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि पहले एकदम बढ़िया ढंग से कि सर एक बार भर दे बोर्ड, जी भर के बोल ले फिर हम लोग बनाएंगे नोट्स, ऐसे मत किया करो। यस ठीक है ना भाई। हाँ ये नोट करो, हाँ ये नोट करो भाई। अबे कोई कह रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हमें नहीं पता। अभी कान पे मारूंगा ना तुम्हें जोर से। तुम लोगों ने ऐसा पढ़ा है ना, जो पी ऑर्बिटल होता है, यस जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप होता है, ऐसा बनाया ना तुमने, ऐसे बनाया ना पी ऑर्बिटल। ए भाई बोलना यार, ऐसे बनाया ना तुम लोगों ने कि जो आपका पी ऑर्बिटल होता है वो इस तरह का होता है। तो ये जो आप लोगों ने बनाया ना ये क्या है, ये है सर इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर। इलेक्ट्रॉन सर यहां मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा है। यही है भाई, कुछ अलग नहीं है, है ना। हाँ और कह रहे हो सर हमें पढ़ाया नहीं, सर हमें नहीं पता। नोट कर लो फटाफट से। हाँ हाँ नोट करो नोट करो। आपको ये ना कह दे सर ये तो हमें पता ही नहीं था डबल डंबल क्या होता है। हाँ बेटा नोट कर लो, हो जाए तो डन लिख देना। यस हाँ सब पढ़ा है भाई तुमने, बस तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तुम लोग बस रिवाइज करके नहीं आते हो, और जब रिवाइज नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा, मतलब एकदम से भूल जाओगे, याददाश्त कमजोर है तुम्हारी। इसीलिए कहता हूं भाई बार बार रिवाइज करो। कल को पता होगा क्या, जैसे ये वाला चैप्टर खत्म होगा है ना, अगले चैप्टर में जाओगे, कहीं पर नाम आ जाएगा ना, कहीं पर नाम आ जाएगा लुइस कॉन्सेप्ट, लुइस थ्योरी या लुइस स्ट्रक्चर। सर हमें तो नहीं पता, सर राहुल सर ने तो पढ़ाया नहीं था। हमें नहीं पता सर। भाई तुम लोग ना मतलब अपनी बात पे टिके ही नहीं रहते हो। हाँ हाँ टीचर को बेचारे को ब्लेम कर दोगे, ओ भाई उस टीचर ने नहीं पढ़ाया सर हमें, हद है मतलब है। हाँ अबे सगे बनो बे, सगे बनो किसी के। हाँ और ऐसे ही होता है ना, जैसे मान लो स्कूल में नंबर नहीं आते है ना, स्कूल में नंबर कम आए और पेरेंट्स ने भाई दो चार कान पे लगा दी, बोले तेरे नंबर कैसे कम आए, तो नंबर तो कम आएंगे ही, आपका बहाना सीधा सा यही है, नंबर तो कम आएंगे ना। वो स्कूल वाले कुछ पढ़ाते नहीं टीचर, वो आते हैं टाइम पास करके चले जाते हैं, दो चार बढ़िया से जोक सुना देते हैं, एक शायरी सुना देते हैं है ना, और एकदम से वो रीडिंग कर देते हैं बस एनसीईआरटी की, तो नंबर कहां से आएंगे मेरे, और मेरे ही नहीं किसी के चेक कर लो, किसी के नंबर नहीं आए। तो पेरेंट्स को विश्वास होता है इसका मतलब ये मास्टर टाइम पास करके जाता है ना, और अगले दिन वो पेरेंट जाके टीचर की शिकायत कर देंगे, बोले जी आपका टीचर पढ़ाता नहीं, हमारा बच्चा कह रहा था, वो तो शायरी सुनाता क्लास में। ओ बेचारा टीचर मेहनत कर रहा होगा, उसका बोल बोल के गला फट गया होगा है ना, लेकिन तुमने उसको बना दिया कल्प्रिट 1 मिनट में। ऐसे करते हो ना तुम लोग, है भाई, है देखो लिख भी रहे बिल्कुल, हाँ सर बिल्कुल सही, ऐसे ही करते हैं। तो ऐसे मत करो यार तुम लोग, हाँ दिल पे लगती है अंदर तक। हाँ मतलब हम बहुत मेहनत करते हैं यार आप लोगों के लिए, ऐसे मत किया करो। अपनी गलती को खुद स्वीकारो ना यार कि हम लोग नहीं पढ़े थे, ये क्यों कहते हो हमें वो टीचर पढ़ाता नहीं है, हैं? हाँ आओ पोस्टुलेट आगे और चलो, देखो ये लिखा हुआ, पोस्टुलेट में आगे आ जाओ, पोस्टुलेट में आगे आ जाओ, देखो ये लिखा हुआ है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल बॉन्ड, है ना, बोला था ना मैंने कि डबल बॉन्ड को भी सिंगल गिनना है, जब आप बॉन्ड पेयर की कैलकुलेशन करते हो तो डबल को भी सिंगल गिनना है और ट्रिपल को भी सिंगल गिनना है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की जो शेप होती है ना बेटा, वो सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड करती है, पाई बॉन्ड का शेप में कोई लेना देना नहीं होता। इसी वजह से हम लोग बॉन्ड पेयर की कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को गिनते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पोस्टुलेट है इसके बारे में तो मैंने पूरा तुम्हें डिटेल में समझा दिया। लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर। ये चीज हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको एक बार फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, एक बार फटाफट से नोट कर लो। ठीक है जी,
यस यस यस। ठीक है बेटा, फटाफट से नोट कर लो। हम्म। कुछ समझ नहीं आया। ए भगवान, ये पता नहीं यार समझाने के लिए क्या करना पड़ता है ना? पता नहीं सारे लोगों को समझ में आए ऐसी चीज के लिए क्या करना पड़ेगा। मुझे लगता है मास्टर को ना टांग ऊपर सर नीचे करके पढ़ाना चाहिए, शायद उससे हो सकता है बच्चों को समझ में आ जाए। क्योंकि सर ऊपर टांग नीचे करके पढ़ाओगे ना, तब तो सारे लोगों को समझ में आता नहीं। कुछ लोग तो रह ही जाते हैं, सर नहीं समझ में आया। भाई क्या करे यार, टीचर जान दे क्या अपनी? कैसे समझाएं बताओ, हैं? कैसे समझाएं? अब इतना आराम आराम से मैंने तुम्हें इतना इलाबोरेट करके हर चीज का लॉजिक देके समझाया, फिर भी तुम ऐसे कह दो तो सर नहीं समझ में आया। हद है यार। आओ आओ, ये वाला पॉइंट भी मैं आपको समझा चुका हूं, है ना? ये वाला पॉइंट भी मैं आपको समझा चुका हूं। क्या कह रहा है ये वाला पॉइंट? कि भैया जो लोन पेयर होता है ना, वो ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? ये चीज मैंने आपको समझाई थी ना कि लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, क्योंकि वो साइज में भारी है ना? खाते पीते घर का आदमी है। दिस रिजल्ट्स इन ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू दी लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है? और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अभी लिखना है आपको, अभी लिख लो। ये वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? ये वाला पॉइंट अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो अभी आप लिख लो बस, मैं अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा। ठीक है? तो ये वाला दोनों पॉइंट लिख लेना बेटा, दोनों पोस्टुलेट लिख लेना, हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है? फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस यस, फिर हम लोग। अच्छा, ये कौन है भैया जो ज्ञान दे रहा है कि सब स्पैम करो, है ना? भाई ऐसे लोगों के बहकावे मत आना यार, है ना? ऐसे लोगों के बहकावे मत आना भाई। यस, तुम्हारे लिए को सीधी सी बात है, तुम्हारे लिए जो सबसे अच्छा सोच सकता है ना इस दुनिया में, जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा सोचता होगा, वो कौन होगा? वो दो लोग होंगे, एक तो तुम्हारे पेरेंट्स, है ना? और उसके बाद अगर निस्वार्थ भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, अगर आप लोगों के लिए कोई सबसे अच्छा सोचता है, वो मुझे लगता है वो आपका टीचर होगा, है ना? तो भैया अगर कोई आप लोगों के लिए अच्छा सोचता है जिसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं है, आप लोगों की अच्छी रैंक आएगी, मुझे बहुत दिल से खुशी होगी, है ना? और हो सकता है आपके पेरेंट्स के बाद, है ना, उनसे कम, उनसे ज्यादा नहीं तो उनसे कम खुशी नहीं होगी। और अगर ऐसे टीचर को आप क्लास में ऐसे परेशान करते हो, तंग करते हो ना, तो फिर वो अच्छा नहीं माना जाता है। वो बेचारा मतलब इतनी मेहनत कर रहा है ना? क्योंकि मैं देखता हूं बहुत सारे जो टीचर्स हैं ना ऑनलाइन में टीचर स्पैमिंग से बहुत परेशान होते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। एक्चुअली ऐसा होता है ना? आप लोगों को लगता होगा कि यार क्या ही फर्क पड़ेगा, टीचर है ना, टीचर को परेशान करो, मजा आएगा, मजा। वो बच्चों वाली चीज है यार, है ना? ऐसा बच्चा करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, ओ लुलु लुलु ऐसे, है ना? वो वाले बच्चे करते हैं। तो आपको ऐसे नहीं करना है। यस, आपको ऐसे नहीं करना है ना? क्योंकि यार हम लोग बड़ी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हैं ना, और हमें दिल से बड़ा बुरा लगता है अगर क्लास में ऐसे स्पैमिंग होती है, बच्चा हमारी सुनता नहीं है। ऑफलाइन में तो हमारा कंट्रोल होता है ना यार, ऑफलाइन में 50 लोग 100 लोग बैठे हैं सामने, है ना? तो हम लोग प्रॉपर ढंग से उनको टैकल करते हैं, वहां पर कोई बच्चा ज्यादा नहीं बोलता, हम जो भी कहते हैं बच्चा सुनता है। तो एक्चुअली हमें वो आदत पड़ जाती है कि यार बच्चे को अगर मैं कोई चीज बोल रहा हूं ना, तो उसको सुनना चाहिए, क्योंकि मैं उसके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। और ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि बच्चा सुनता ही नहीं। अगर मैं कहूं कि भाई स्पैम मत करो, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो जानबूझ के और ज्यादा करने लगते हैं, है ना? टीचर ने बोल दिया मत करो, मतलब अब तो करना ही है। यस, तो यार ऐसे मत किया करो, है ना? एक्चुअली मत किया करो ऐसे, बहुत बहुत टीचर को बड़ा बुरा लगता है ना? क्योंकि हम लोग बहुत आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि यार कहाँ पे अच्छा कंटेंट दे, कहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन ऐड करें, है ना? कहाँ से प्रीवियस के क्वेश्चन भी निकाल के लाते हैं, पीपीटी वगैरह पे मेहनत करते हैं ना। तो आप लोग उस चीज की वैल्यू किया करो, और मुझे लगता है आप लोग बहुत प्यार भी देते हो टीचर को। सारे बच्चे ऐसा नहीं होता, है ना? लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो, है ना, जो मजे लेने के लिए, टीचर को परेशान करने के लिए सारी चीजें करते हैं, है ना? लेकिन टीचर को आप लोग बड़ा प्यार भी करते हो, और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोगों से बड़ा प्यार मिलता है ना? तो वो कभी कभी प्यार के चक्कर में तुम्हारा प्यार ज्यादा हो जाता है, बोले आज तो अच्छा वाला प्यार करके दिखाते हैं, है ना? आइए फिर बेटा हम लोग आगे चलते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं कि सर एक बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन कैसे करें? यस,
सर एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करें? सर ये चीज नहीं समझ में आई, ये बात बता दो। देखो, तो देखो इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन दो तरह से हो सकती है। एक तो या तो आपको स्ट्रक्चर पता हो, उस तरह से आप इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे, है ना, जैसे मान लो ये मैंने आपको स्ट्रक्चर्स बताई थी, यहां पर हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना के कैलकुलेट किया था ना इलेक्ट्रॉन पेयर, किसके पास इतना लोन पेयर है, इतना बॉन्ड पेयर है, इतना लोन पेयर है, इतना बॉन्ड पेयर है। एक तो ये तरीका है कि आप स्ट्रक्चर बनाओ और फिर उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन कर लो, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। हो सकता है आप सारी स्ट्रक्चर्स ना बना पाओ, है ना, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग सारी स्ट्रक्चर ना बना पाओ, कोई एक मैं रैंडम मॉलिक्यूल दे दूं, आपसे स्ट्रक्चर नहीं बनी, फिर आप इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा एक ट्रिक देने जा रहा हूं, है ना, एक मैं ट्रिक देने जा रहा हूं। उस ट्रिक की हेल्प से आप लोग बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब अच्छे से सुनियो, है ना, अब अच्छे से सुनना, सुनियो इधर, मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने लिया CH4। पहली चीज तो यह ध्यान में रखो कि नहीं नहीं वो वाला मेथड नहीं, अरे उस मेथड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उस मेथड की जरूरत ही नहीं है, वो मेथड गया पुराना हो गया, अभी तो ऐसे चुटकियों में निकालेंगे हम लोग ऐसे। देखो सुनियो, सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए कि भाई सेंट्रल एटम कौन सा है, वो आपको आइडिया लगी जाता है। यहां पर सेंट्रल एटम कौन है बेटा? कार्बन है। यस, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आप बोलोगे सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है ना, तो एक हाइड्रोजन के साथ कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन काम आ जाएगा बॉन्ड फॉर्म करने में। तो यहां पर 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन के साथ चारों के चारों इलेक्ट्रॉन काम आ गए कार्बन के। यस, तो इसका मतलब क्या कार्बन के पास कोई निठल्ला इलेक्ट्रॉन बैठा है क्या? आप बोलोगे सर नहीं, कोई निठल्ला इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे हैं। और आपको पता है कि कार्बन, आपका हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 4 सिंगल बॉन्ड मतलब 4 बॉन्ड पेयर, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितने हो गए? 4 हो गए। मेरी बात समझ में आई? अच्छे से सुनियो मेरी बात, है ना, अच्छे से सुनियो मेरी बात। और देखो अगला एग्जाम्पल हम लोग लेके चलते हैं, वही वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था अभी थोड़ी देर पहले, NH3 का, है ना, बिना स्ट्रक्चर बनाए कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। सर नाइट्रोजन है आपका सेंट्रल एटम। यस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। सर 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में काम में आ गए। सर हाइड्रोजन तो बेचारा सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन काम में आएगा। सर 3 हाइड्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए। सर पीछे बचा है 2 इलेक्ट्रॉन, निठल्ले 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, इस वजह से लोन पेयर हो जाएगा 1 और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, बॉन्ड पेयर हो गया 3, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 4। क्या मेरी बात समझ में आ रही? यस यस यस, दादा जल्दी बताओ, समझ में आ रही है क्या आपको मेरी बात? और देखो और एग्जांपल खूब सारे करेंगे, इस एग्जांपल है ना, बहुत सारे एग्जांपल करवाऊंगा ना तो तुम एकदम मास्टर बन जाओगे। ये देखो H2O लिखा है मैंने, सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, और सर 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में काम में आ गए। और सर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, इस वजह से बॉन्ड पेयर हो गए 2। सर पीछे बचे 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, सर 4 इलेक्ट्रॉन पीछे बच गए, निठल्ले 4 इलेक्ट्रॉन हैं। सर इसका मतलब लोन पेयर हैं 2, और सर इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है? यस दादा, समझ में आ रही मेरी बात? बहुत आसान चीज है। और आगे आइए, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा PCl5, PCl5 में बताइए इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे? तो आपने कहा सर सेंट्रल एटम है फॉस्फोरस। अगर सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है तो सर फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में सर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। सर फॉस्फोरस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रहा है। सर इसके पास कोई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, सर लोन पेयर हो गया 0। और सर 5 क्लोरीन के साथ 5 सिंगल बॉन्ड बनेंगे, सर बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 5, और सर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 5। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो शायद? यस यस यस, पक्का समझ में आ रही मेरी बात, है ना? बहुत आसान चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैंने लिख दिया SF6 लिख दिया,
है ना। सेंट्रल एटम कौन, सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, और सर फ्लोरीन 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में काम में आ गए सर। इसके पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होगा, और 6 बॉन्ड बनेंगे सर, बॉन्ड पेयर हो गए 6, इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो जाएंगे 6। बोलो बोलो, बहुत आसान है बेटा, बहुत ही आसान है। यस, क्लियर है यहां तक, कोई चीज में दिक्कत नहीं है ना। और देखो, और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो मैंने लिखा है PCl3, सेंट्रल एटम कौन, फास्फोरस, ठीक है। आप बोलोगे सर सेंट्रल एटम फास्फोरस है, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए सर, इसके पास बॉन्ड पेयर होंगे 3, और सर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन निठल्ले बैठे हैं सर, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में नहीं आए सर, लोन पेयर हो गया 1 सर, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 4। समझ में आ रही है? यस यस यस, पक्का क्लियर है। और देखो एग्जांपल, जैसे मान लो मैंने लिखा है SF4, SF4 सर, सेंट्रल एटम है सल्फर सर, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, और सर 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए सर, 4 बॉन्ड पेयर हो गया सर, इसके पास 2 लोन पेयर, 2 निठल्ले इलेक्ट्रॉन है सर, 1 लोन पेयर है सर, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5। बोलिए यस, समझ में आ रही ना, एकदम ऐसे चुटकियों में कर पाओगे तुम लोग। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना सीख लिया ना, फिर उसके बाद ये थ्योरी बहुत आसान हो जाएगी। और देखो आगे हम लोग और देखते हैं, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया SCl2, ऐसे लिखा है सर, सेंट्रल एटम कौन है सर, सल्फर है। यस, सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 6 में से 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिए सर, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, इसका मतलब 2 लोन पेयर है, और सर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गए। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? और देखिए, जैसे मान लो आपके सामने एग्जांपल लिखा है XeF2, जिनोन का फ्लोराइड लिखा है, ठीक है सर। जिनोन वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रखता है सर, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ काम आगे सर बॉन्ड बनाने में सर, बॉन्ड पेयर हो जाएंगे 2, और सर पीछे कितने बचे हैं सर, 6 इलेक्ट्रॉन पीछे बच गए सर, 6 इलेक्ट्रॉन पीछे बचे हैं, इसका मतलब लोन पेयर 3, और सर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 5। बताओ, क्लियर है, समझ में आ रही मेरी बात? और देखो एक और एग्जांपल, जैसे लिखा है XeF4 लिख दिया मैंने, मान लो, ठीक है सर। जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 में से सर 4 बॉन्ड बना लिए सर, बॉन्ड पेयर हो गए 4 सर, लोन पेयर हो गए 2 सर, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 6। बताओ यस सर। XeF6 भी होता है सर, जिनोन का एक कंपाउंड होता है सर, जिनोन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 6 तो बॉन्ड बना लिए, 2 पीछे बच गए सर, 1 लोन पेयर बच गया सर, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 7। बताइए, क्लियर? एक और एग्जांपल देख लो, मान लो ऐसे लिखा है ClF3, ClF3। यस, क्लोरीन के वैलेंस शेल में सर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लिया सर, बॉन्ड पेयर हो गए 3 सर, पीछे बचे हैं 4 इलेक्ट्रॉन सर, इसके पास लोन पेयर हो जाएंगे 2, और सर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 5। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है शायद? यस। और देखो, और एग्जांपल लिखा है BrF5 सर, ब्रोमीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 7 सर, 7 में से 5 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिए सर, बॉन्ड पेयर 5 हो गया, 2 बच गए, इसका मतलब लोन पेयर 1 और इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ चुकी है शायद, है ना? यहां तक एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आया कि नहीं आया? नोट कर लो जिसने नोट नहीं किया है, और जिसने कर लिया डन लिख दो, जिसको समझ में आ गया थम्स अप कर दो। बहुत आसान चीज है बेटा, यस, बहुत ही सिंपल चीज है। क्लियर क्लियर है ना, है ना, है ना? फटाफट से नोट करो, और अगर नोट कर लिया हो तो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन करेंगे जब डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स आ जाए, जैसे मान लो ऑक्सीजन आ जाए, है ना, ऐसे केस में हम लोग इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन करना सीखेंगे। डन हो गया? अब आ जाओ और देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं जहां पर डबल बॉन्ड आएगा, सेंट्रल एटम डबल बॉन्ड बना रहा होगा। जैसे
जैसे मैंने लिखा है CO2, बेटा सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन, है ना, कार्बन है। कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब एक बात बताओ, 4 में से एक ऑक्सीजन के साथ कार्बन के कितने बॉन्ड बनाने में काम में आएंगे इलेक्ट्रॉन? सर कार्बन तो डबल बॉन्ड बनाता है। यस, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, सॉरी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, मतलब एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे। मैं कह सकता हूं कि ऐसे, देखो सिंपल सी बात है ना यार भाई, CO2 ऐसा होता है ना, ऐसा ही तो होता है। तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काम में आए कि नहीं आए कार्बन के? क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है। दादा बोलो। और ये वाला कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बना रहा है। यस, तो एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। सर दो ऑक्सीजन है तो सर इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए। सर लोन पेयर है 0। और सर डबल बॉन्ड बना रहा है लेकिन हमें गिनना सिंगल बॉन्ड है, तो सर इसका मतलब यहां पर कार्बन सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना रहा है। सर इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितने होंगे? 2 होंगे। समझ में आई क्या बात? यस 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 यस, है ना। और आगे आओ। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे सर ये कैसे पता लगेगा वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो भैया पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हम लोग। अरे दादा पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना हमने, बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। तो वहीं से सारी कहानी आपको समझ में आने वाली है। जिसने पिछले चैप्टर में पाप किया ना उनको ना ही समझ में आएगा। आइए आगे चलते हैं। जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है XeO3, सेंट्रल एटम कौन? जिनॉन। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए बॉन्ड फॉर्मेशन में, 3 ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन काम में आ लिए। सर 2 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं, मतलब तो लोन पेयर 1 हो गया। और ऑक्सीजन बनाएगा तो डबल, लेकिन हमें गिनना है सिंगल, तो 3 ऑक्सीजन के साथ 3 बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 4। बोलो बोलो। अरे दादा समझ में आई मेरी बात? बोलो 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 बोलो। है ना है ना है ना है ना। अरे भाई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है ना, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है जनरली। और देखो और देखो, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, आपकी बार एक एग्जांपल मैंने ऐसे लिखा है, मैंने लिख दिया XeO2F2, ऐसे लिख दिया मैंने XeO2F2। ठीक है। अब देखो सेंट्रल एटम तो आज भी जिनोन है, और जिनोन से कौन कौन जुड़ा हुआ है? 2 तो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है? XeO2F2 ऐसे लिखा है, इसका मतलब है कि सर जिनोन से 2 तो ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं और 2 ही फ्लोरीन जुड़े हुए हैं। क्लियर? अच्छा, तो देखो जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में काम में आ गए, मानते हो? और सर 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने में काम में आएंगे। एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काम में आते हैं, तो 2 ऑक्सीजन के साथ 4, 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ चुके हैं। सर लोन पेयर कितना होगा? 1 होगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है? सर बॉन्ड पेयर कितना होगा? सर फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 2 फ्लोरीन 2 बॉन्ड, और 2 ऑक्सीजन डबल बना रहा है लेकिन सिंगल गिनना है, तो 2 ऑक्सीजन 2, तो बॉन्ड पेयर हो गए 4, इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 5। क्या तुमने मेरी बात पकड़ ली? क्या भाई बोलना पड़ेगा, क्या तुमने मेरी बात पकड़ ली? यस यस यस, पक्का पक्का ना? समझ में आई ना बात? वेरी गुड बेटा। और देखो अभी, और देखो एग्जांपल से सारी कहानी एकदम क्लियर करके भेजेंगे। XeOF4 लिखा है, मान लो सेंट्रल एटम कौन है? जिनोन है ना। और देखो सर जिनोन के वैलेंस शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। सर 8 में से 2 तो काम में आ गए ऑक्सीजन के साथ, और सर 4 काम में आ गए फ्लोरीन के साथ। सर अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इसका मतलब लोन पेयर हो गया 1। बॉन्ड पेयर कितने? सर देखो ऑक्सीजन के साथ 1 बॉन्ड बनेगा डबल, लेकिन गिनना सिंगल है, और 4 फ्लोरीन के साथ 4, तो बॉन्ड पेयर हो गए 5। सर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया 6। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है अब? यस यस यस, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है अब? ठीक है ठीक है ठीक है, क्लियर? और देखो और देखो, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लिखा है मैंने, POCl3 लिख दिया। देखियो, अरे भैया POCl3 सेंट्रल एटम कौन? फास्फोरस। सर फास्फोरस के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 2 तो आगे ऑक्सीजन के साथ काम में, 3 आगे क्लोरीन के साथ काम में, तो सर पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। सर लोन पेयर हो गया 0। यस, लोन पेयर बेटा 0 है, और बॉन्ड पेयर हो गए कितने? 3 और 1 4, बॉन्ड पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। यस 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 यस, बोलो बोलो। अब बहुत सारे लोगों को ये परेशानी हो सकती है कि सर एक बात बताओ, कहीं पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाएगा फिर तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस मेथड से कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट सब इंक्लूड हो जाएगा उसी में,
है ना, वो सारा सब कुछ इसी में इंक्लूड हो जाएगा। क्योंकि जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है ना, देखो मैं आपको सिखा देता हूं, जैसे POCl3 है, हम लोगों ने इसकी लुईस स्ट्रक्चर बनाई थी, ये ऐसे बनेगी इसकी लुईस स्ट्रक्चर, इस तरह से। तो भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी जब बॉन्ड बना है तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी तो 2 इलेक्ट्रॉन काम में आए ना ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए फास्फोरस के। और आगे चल के हम लोग VBT थ्योरी पढ़ेंगे। VBT थ्योरी में हम लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई ये बॉन्ड ऐसे बन जाएगा, इस तरह से, जहां पर कोऑर्डिनेट बना हुआ है वहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इसका मतलब फास्फोरस जो है वो टोटल अपने पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लेगा। मेरी बात समझ में आ रही? यस। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बन रहा है ना, तब भी 2 इलेक्ट्रॉन ही काम में आएंगे सेंट्रल एटम के। यहां पर भी फास्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ रहे हैं ऑक्सीजन के। तो ये जो ट्रिक है, इससे सारी कहानी एकदम बढ़िया ढंग से क्लियर हो जाएगी, है ना, है ना, है ना। देखो कई जगह आप लोग POCl3 की ये वाली स्ट्रक्चर देखी हुई मिलेगी तुम्हें कुछ जगह पर, और कुछ जगह पर आपको POCl3 की ये वाली स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इनमें से सही स्ट्रक्चर कौन सी है। भैया ये दोनों स्ट्रक्चर सही है। देखो जब आप ये वाली स्ट्रक्चर बनाते हो ना, तो यहां पर सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये एक्सटेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल हो गया। और जब आप ये वाली स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये ऑक्टेट कंप्लीट है फास्फोरस का इस केस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। तो ये लुईस ने बोला कि इस तरह से बनाना है। आगे एक थ्योरी आएगी VBT ने बोला कि भैया ऑक्टेट ऑक्टेट खत्म, रूल की कोई जरूरत नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन हो ना हो उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकते हो इस तरह से। फास्फोरस आपका 5 बॉन्ड बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो VBT थ्योरी ये कहती है कि आप स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हो। लुईस कहता है कि भैया 8 ही इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करनी है। तो जब आप 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करोगे तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ये हाइपरवैलेंट है इस केस में। ठीक है, ऑल राइट। हाँ तो मैं ये चीज समझाना जा रहा था। और एग्जाम्पल दूं क्या इसमें? या समझ में आ गया है? क्लियर? आगे चल सकते हैं। देखो सिंपल सी बात आपको यहां पर यह पता होनी चाहिए, ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। अगर ये चीज पता है तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये चीज पता है सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो बड़े आराम से आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड बनाता है, एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आते हैं। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, बाकी कितने बच गए। आइए और देखते हैं एग्जांपल। अब मैं आपको कुछ चार्ज्ड स्पीसीज वाले एग्जांपल लिखवाने जा रहा हूं। कौन से वाले? देखो यहां पर अभी तक चार्ज नहीं आया था, अब मैं आपको कुछ चार्ज्ड स्पीसीज के एग्जांपल लिखवाने जा रहा हूं, है ना। कुछ मैं आपको चार्ज्ड स्पीसीज के एग्जांपल लिखवाने जा रहा हूं। अब इनको अच्छे से समझना। जैसे मैंने सबसे पहला एग्जांपल लिखा है NH4+ का, मान लो ऐसे लिखा हुआ NH4+। ठीक है। तो सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मानते हो? यस। तो 5 में देखो प्लस आ गया, प्लस आ गया इसका मतलब ये है, प्लस आ गया इसका मतलब ये सर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन 1 चला गया सर। जब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो कितने बचे? 4 बचे। और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो सर कोई लोन पेयर नहीं है सर, ये 4 बॉन्ड बनाएगा और सर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 4। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या भाई? बोलना पड़ेगा, बोलो 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 बोलो। क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? क्लियर है क्या दादा? क्लियर है क्या? है ना। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, क्या करना है? अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए ना, तो सेंट्रल एटम में से उतने इलेक्ट्रॉन हटा दियो। क्या करना है? सेंट्रल एटम में से उतने इलेक्ट्रॉन आपको माइनस कर देने। क्लियर है क्या ये बात? अरे बोलो ना यार, क्या ये बात सही है? अच्छा, और देखो जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। इसी केस में मैंने लिख दिया NO2+ लिख दिया। क्या लिखा है? NO2+ लिख दिया, मान लो, है ना। NO2+ लिख दिया। मैंने पूछा सेंट्रल एटम है कौन? नाइट्रोजन। अरे भाई नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। सर प्लस आ गया, प्लस आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि सर 4 इलेक्ट्रॉन बचे। सर एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काम में आएगा, 2 ऑक्सीजन के साथ चारों के चारों इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। सर लोन पेयर है 0 और बॉन्ड पेयर हो गया 2 और इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो जाएगा 2। मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई?
बोलो बोलो बोलो, क्लियर है ना? बहुत आसान है भाई, बहुत इजी है। ठीक है, वेरी गुड। और देखो, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है PCl4+, इस तरह से लिखा हुआ है ना, PCl4+, इस तरह से लिखा हुआ है। सेंट्रल एटम कौन? फास्फोरस। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस आ गया 4 बचे, और सर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए, सर लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 4, इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितना हो गया है? 4 हो गया है। बोलिए, आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना? दादा बोलना पड़ेगा, क्लियर ना? बहुत आसान चीज है बेटा। और देखो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है XCF5+, XCF5+, ऐसे लिखा हुआ है ना? तो देखो, जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सर जिनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सर प्लस आ गया मतलब एक चला गया, कितने बचे? 7 बचे। 7 में से सर 5 ने तो बॉन्ड बना लिया, सर एक लोन पेयर है और 5 बॉन्ड बने हैं, 5 बॉन्ड पेयर है, सर इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया? 6 हो गया। देख रहे हो आप लोग, किसी में भी ट्रिक लगा लो, कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, यह अपनी गारंटी है। यस तो ये पॉजिटिव चार्ज वाले एग्जांपल लिख लिए, इसको एक बार नोट करो। अब मैं आपको नेगेटिव वाले एग्जांपल लिखवाने जाऊंगा, है ना? मैं आपको नेगेटिव वाले एग्जांपल लिखवाऊंगा। ये वाली चीज फटाफट से नोट करो, ये वाली चीज बेटा फटाफट से नोट करो, है ना? और अगर नोट हो जाए तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चल लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, नोट हो जाए तो डन लिखना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, अभी सब आएगा, अभी सब बताऊंगा, चिंता मत करो, है ना? H3PO4, H2SO4 सब बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा ठंड रखो, है ना? थोड़ा आराम से सारी चीज बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं आएगी तुम्हें। क्लियर है? डन हो गया। अब आ जाओ, देखो अब हम लोग बात करते हैं, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज आ जाए फिर क्या करें। तो सबसे पहले देखो, मान लो मैंने नेगेटिव चार्ज वाला एक एग्जांपल लिख दिया, PCl6-, है ना? ऐसे लिख दिया PCl6-, और मैंने कहा भाई कैलकुलेट करो। आपने कहा सर सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस है। सेंट्रल एटम ऑफ फास्फोरस, सर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते, लेकिन सर माइनस आ गया। सर माइनस आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। यस, माइनस मतलब गेन कर लिया। सर माइनस आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। 5 थे 6 हो गए, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए। सर लोन पेयर तो है 0, और सर बॉन्ड पेयर 6 हो गया, सर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हो जाएगा। क्या तुमने मेरी बात पकड़ ली? क्या कितना आसान है? यस, प्लस आए तो हटा दो, माइनस आए तो जोड़ दो। और देखो, और देखो BF4- लिखते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। सेंट्रल एटम कौन? बोरोन। सर वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन के, और सर माइनस आ गया, माइनस मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 3 के साथ 4 हो गए, और 4 फ्लोरीन के साथ चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले लिए। सर लोन पेयर 0, और सर बॉन्ड पेयर 4 हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर भी कितने होंगे? 4 हो जाएंगे। बताइए, आपको मेरी बात समझ में आ रही है शायद? यस यस यस, ठीक है। यस यस, क्लियर है? अब देखो, अब मैं आपको एग्जाम्पल नाइट्रोजन वाला, सॉरी ऑक्सीजन वाला भी दे देता हूं। जैसे मान लो एग्जाम्पल लिखा हुआ है बेटा मैंने NO2- या NO3-, या पहले SO4- लिखते हैं, है ना? ऐसे लिखा हुआ है SO4- कैलकुलेट करके बताइए कितना बॉन्ड पेयर और कितना लोन पेयर प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखो सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर 2- है, देखो इस ट्रिक को काम में ले लो, है ना? ये ट्रिक काम में ले लेते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन इस ट्रिक को काम में लेते हुए करते हैं। सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 होते हैं। सर -2 आ गया, -2 मतलब 8 हो गए, और एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काम में आता है, तो सर 4 ऑक्सीजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। तो सर कोई लोन पेयर बचा क्या? सर लोन पेयर नहीं बचा। ऑक्सीजन माना डबल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन हमें गिनना है सिर्फ सिंगल बॉन्ड, तो 4 ऑक्सीजन 4 सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पेयर हो गए 4, सर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 4। आपको मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यस, क्लियर है?
और देखो एग्जांपल, और देखो, मान लो ऐसे लिखा हुआ है PO4 3 माइनस, ऐसे लिख दिया PO4 3 माइनस, सेंट्रल एटम कौन, फास्फोरस। सर फास्फोरस के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। सर 3 माइनस आ गया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन और हो गए, 5 में 3 ऐड कर दो, जितना माइनस आए उतना ऐड कर दो, 5 और 3 8। एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काम में आया, 4 ऑक्सीजन के साथ 8 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। सर लोन पेयर बचा 0, सर बॉन्ड पेयर है 4, इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो गया 4। यस यस। और देखो जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, हाँ NO3 माइनस लिखा हुआ है ना, NO3 माइनस, सेंट्रल एटम कौन, नाइट्रोजन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सर 5, माइनस आ गया तो 6। एक ऑक्सीजन के साथ 2 काम में आया, 3 ऑक्सीजन के साथ 6 काम में आ गए, लोन पेयर 0, 3 ऑक्सीजन 3 बॉन्ड पेयर 3, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 3, खत्म। ऐसे खल्लास, है ना। और देखो मान लो ऐसे लिखा हुआ NO2 माइनस, है ना, NO2 माइनस, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, माइनस आया तो हो गया 6, और 2 ऑक्सीजन के साथ 4 काम में आ गया। सर एक लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, और 2 बॉन्ड पेयर है, तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा 3। बताइए क्या मेरी बात आपको समझ में आई? यस 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 यस, है ना। और स्ट्रक्चर बना के तो आप लोग कैलकुलेट कर ही सकते हो ना, स्ट्रक्चर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं भाई। मान लो SO4 2 माइनस की आपको स्ट्रक्चर आती है, देखो हम लोगों ने SO4 2 माइनस की स्ट्रक्चर ऐसी बनाई थी, है ना, ये लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऐसी स्ट्रक्चर थी। अब VBT के अकॉर्डिंग जहां कोऑर्डिनेट है वहां पर हम लोग डबल बॉन्ड बना देंगे, है ना। VBT में आपको SO4 2 माइनस की ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। तो यहां पर देख लो, सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गए। सर इसके पास लोन पेयर है 0, और सर बॉन्ड पेयर चेक कर लो, 1 2 3 4, सर 4 बॉन्ड पेयर है, खत्म हो गया। देखो जिसको स्ट्रक्चर बनानी आती है वो स्ट्रक्चर से कर ले, जिसको स्ट्रक्चर नहीं बनानी आती वो इस वाली ट्रिक से कर ले, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। यस बताओ, अरे बोलो ना यार, समझ में आ रही है क्या आपको बात? यस यस यस, है ना। एक्चुअली होता क्या है, ये जो माइनस हमने लिखा है ना, ये माइनस मिलता ऑक्सीजन को है भाई। यहां पर माइनस किस पे, ऑक्सीजन पे, लेकिन हम क्या करते हैं, माइनस को ऐड कर देते हैं सल्फर में, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना, जिससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। या फिर इसका एक और ट्रिक भी होता है ना, इसका एक और ट्रिक भी होता है, देखो वो भी समझ लो। इसका एक और ट्रिक भी होता है, जैसे मान लो SO4 2 माइनस लिखा है ना, तो जब ऑक्सीजन आए ना, ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन आए ना, तब ये वाली ट्रिक काम में लेनी होती है आपको। ऑक्सीजन आए ना तब ये वाली ट्रिक लेनी है काम में। कौन सी? आप बोलोगे सर 2 माइनस है ना, 2 माइनस है मतलब 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। 2 माइनस है, इसका मतलब 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जितने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज वाला ऑक्सीजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो आप 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दो। ये देखो, ये रहा, 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना दो। और सर इसका मतलब 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनके पास कोई चार्ज नहीं है, जिनके पास कोई चार्ज नहीं है, तो बिना चार्ज वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। ये देखो, ये 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लिए। तो आप बोलोगे सर अब स्ट्रक्चर बन गया, स्ट्रक्चर से बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट कर लो। आप ये वाला भी चीज कर सकते हो। यस, जैसे देखो इसी चीज को आप PO4 3 माइनस में लगा के देखो। आप बोलोगे सर फास्फोरस है सेंट्रल एटम, मान लिया सर 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, और मैंने कहा जितने ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होगा उतने ही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे। 3 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, और एक ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं होगा, जिस ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये लो, तो अब देख लो, इसमें फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन काम में आगे सारे के सारे। लोन पेयर 0 है, 1 2 3 और 4 बॉन्ड पेयर हो गया 4। ये देखो, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाना भी सीख सकते हो। देखो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बन गई आपकी SO4 2 माइनस और PO4 3 माइनस की। तो यहां से आप डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, और ये दूसरा मेथड है। दोनों में से जो भी मेथड आपको ठीक लगे, आपकी कैलकुलेशन कभी भी गलत नहीं होगी। ठीक है, जैसे यहां पर है NO2 माइनस है, 2 ऑक्सीजन है। सर एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। दूसरे ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, है ना। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये लो, और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3, 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आए, एक लोन पेयर है, तो सर 1 2 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर 3 हो गया। तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। कितना आसान है ना, डायरेक्ट स्ट्रक्चर बन गई, कोई जोर ही नहीं आया। वो TUVS बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप इस तरह से डायरेक्ट स्ट्रक्चर भी बना सकते हो।
यस, मेरी बात आपको समझ में आ रही है शायद। क्लियर है? अरे बोलो 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 दादा, यहां तक क्लियर है? एक बार थम्स अप करो, एक बार थम्स अप करो, आगे चलते हैं। एक बार थम्स अप करो, हम लोग आगे चलते हैं फिर। यस 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 यस, पक्का पक्का, हो गया हो गया हो गया, समझ आ गया। अरे क्या बात, जोरदार जोरदार। अब और आगे चलो। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स की। अभी तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, सर ऑक्सी एसिड H2SO4 H3PO4 इस केस में क्या करेंगे, ये भी बता दो। आ जाओ, ऑक्सी एसिड के केस में भी आपको बता देते हैं। ये देखो, ऑक्सी एसिड्स वाला केस भी बता देते हैं आपको, है ना। जैसे मान लो मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिखा है H2SO4 का, समझना भाई अच्छे से, अच्छे से सुनियो भाई। H2SO4 बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, जल्दी बोलो। सर इसकी बेसिसिटी होती है 2, और इसका बेसिसिटी 2 है, इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर में सर 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। इसकी स्ट्रक्चर में 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, मानते हो? तो अब आप क्या करो, आप बोलोगे सर सेंट्रल एटम कौन है, सल्फर है। यस, तो आप ऐसे लिख दो, सल्फर सेंट्रल एटम है, और सल्फर की यहां पर बेसिसिटी 2 है, इसका मतलब 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे तो इसको आप ऐसे लिख दो, OH ट्वाइस। सल्फर से 2 OH जुड़े होंगे, और OH तो सिंगल बॉन्ड के, ऑक्सीजन जो होता है सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है सल्फर से। अच्छा, और देखो पीछे क्या बच गया, 2 ऑक्सीजन और बच गए। 4 ऑक्सीजन थे ना इसके पास, 2 ऑक्सीजन तो ये रहे, 2 ऑक्सीजन और बच गए, वो डायरेक्ट आपके सल्फर से ऐसे जुड़े होंगे। ये थोड़ी सी ट्रिकी है, अब समझना। आप बोलोगे सर सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 बॉन्ड तो इसने OH के साथ बना लिए, 2 इलेक्ट्रॉन तो वहां काम में आ गए। और सर 1 ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काम में आता है, 2 ऑक्सीजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, तो 4 और 2 6, सर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। सर लोन पेयर तो हो गया 0। अब बात करते हैं बॉन्ड पेयर की, है ना। बॉन्ड पेयर में देखो, बॉन्ड पेयर में ये वाला ऑक्सीजन OH OH 2 बॉन्ड तो यहां से और 2 ऑक्सीजन के साथ, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 4। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, 4 हो गया, खत्म हो गया। देखो सेंट्रल एटम सल्फर, इसके आप स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो बना सकते हो। सेंट्रल एटम सल्फर, उससे 2 OH जुड़े होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये रहा 2 OH ये रहे, है ना। और बाकी की जो 2 ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ये लो। हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बनाते थे तो इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे, अब हम लोग कोऑर्डिनेट की जगह डबल बॉन्ड बना रहे हैं, ये बन गया H2SO4, खत्म। देखो OH जो होता है वो हमेशा सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। यस यस, जो OH होता है बेटा, OH जो होता है वो सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। देखो OH जो है वो सेंट्रल एटम से सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। ये आपने स्ट्रक्चर बना ली, कोई लोन पेयर नहीं है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड पेयर है, खत्म। और एग्जांपल लेते हैं, आओ आओ और एग्जांपल। अरे अभी एकदम पूरा समझा के छोड़ेंगे मुन्ना, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आपको, पूरा समझा के छोड़ेंगे। आओ आओ, जैसे मान लो मैंने तुमसे पूछा HNO2 के बारे में, आपने कहा सर HNO2 की बेसिसिटी होती है 1। यस, बेसिसिटी 1 होती है, इसका मतलब सर इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही OH बॉन्ड प्रेजेंट होगा। मानते हो इस बात को? तो आपको देखो कैसे लिखना है, इसके पास एक OH बॉन्ड है ना, तो आप लिखोगे सेंट्रल एटम है नाइट्रोजन और एक OH बॉन्ड, ऐसे। और क्या बच गया सर, 2 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन तो यहां काम में आ गया, इसका मतलब 1 ऑक्सीजन और बचा है। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, इस ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन काम में आएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन OH के साथ काम में आएगा, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन काम में आ लिए सर। इसका मतलब यह है कि इसके पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। बोलो बोलो। और सर बॉन्ड पेयर कितने होंगे सर, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड 1 गिनना है, इसके पास OH सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बनाएगा लेकिन गिनना 1 है, तो बॉन्ड पेयर 2 हो गए सर, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 3। बताइए, अब तो समझ में आ गया। अरे मुन्ना देख, नाइट्रोजन है, OH बना दे और जो दूसरा ऑक्सीजन है उसको डबल बॉन्ड से जोड़ दे, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। देख रहा कितना आसान हो गया स्ट्रक्चर बनाना, तूने एकदम स्ट्रक्चर बना लिया खटाक से, तुझे TUVS की कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तुम्हें बोल रहा था ना, तुम्हें आगे चल के अपने आप तुम स्ट्रक्चर बना दोगे, तुम्हें TUVS निकालना ही नहीं है। ये देखो, ये रहा HNO2 बन गया। तो बोलना पड़ेगा, मतलब समझ में आया कि नहीं आया? और देखो अभी और एग्जांपल देता हूं ना मैं तुम्हें, है ना, पूरा एकदम जबरदस्त ढंग से समझा के छोड़ेंगे आपको, ताकि तुम स्कूल में जाना अपने, और स्कूल में अपने बच्चों के सामने ऐसे शेकी झाड़ना कि बता किसका स्ट्रक्चर बनाना है, ये ले खटाक, ये रहा स्ट्रक्चर, है ना। और देखो, जैसे मान ले तेरे से क्वेश्चन पूछे,
कि एक बात बताओ, H3PO4 का बताइए, है ना। तो आप बोलोगे भाई देखो H3PO4 की बेसिसिटी होती है 3, है ना। इसका मतलब 3 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। कितने होंगे? 3 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, सीधी सी कहानी है। यस, अच्छा। तो आप क्या करो, आप बोलोगे भैया सेंट्रल एटम ऑफ फास्फोरस 3 OH है, सब 3 OH ऐसे जुड़े होंगे। सर एक ऑक्सीजन बच गया, वो ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा होगा फास्फोरस से। खत्म। लो आओ चेक करो। सर फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 3 तो OH के साथ काम में आ गए, 2 ऑक्सीजन के साथ काम में आ गए। सर लोन पेयर हो गया 0। और सर बॉन्ड पेयर कितने होंगे? सर 3 तो OH के साथ 3 सिंगल बॉन्ड, 1 ऑक्सीजन के साथ सिंगल, तो बॉन्ड पेयर हो गया 4, इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो गया 4। मैंने कहा भाई स्ट्रक्चर बनाइयो जरा, मैंने कहा भाई स्ट्रक्चर बनाइयो जरा। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सेंट्रल एटम फास्फोरस, सर 3 OH बना दो, ये ले 3 OH, और सर एक जो ऑक्सीजन बचा डबल बॉन्ड से जोड़ दो, ये रहा H3PO4। बताओ सर, इसको तो पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे, लुईस में बिल्कुल बनाते थे, क्योंकि वहां पे ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना होता था, ऑक्टेट रूल को फॉलो करवाना होता था, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे। अब ऑक्टेट रूल की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे जो थ्योरी आती है वीबीटी है। वीबीटी ये कहती है ऑक्टेट कंप्लीट होना ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यस, मुझे बताओ समझ में आया क्या? दादा बोलना पड़ेगा। यस यस यस, अरे बोलो, समझ में आ गया क्या? पक्का एकदम जोरदार, है ना, एकदम प्रो लेवल वाला समझ में आना चाहिए भाई। यस, और एग्जांपल दूं, और एग्जांपल दूं? नोट कर लिया क्या? एक बार लिखो जरा, डन लिख के बताओ, एक बार डन लिख के बताओ, डन लिख के बताओ, नोट कर लिया क्या? और एग्जांपल देता हूं फिर, है ना। ऑक्सी एसिड वाले तुम्हारा जो डर है तुम्हारे दिमाग से निकाल देते हैं आज पूरा का पूरा। आइए और देखो एग्जांपल। जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं कि एक काम कर बेटा, H3PO3 का बना के बता तू, तो देखो सीधी सी बात है, हमने पढ़ा था H3PO3 की बेसिसिटी होती है सर 2। इसका मतलब सर इसकी स्ट्रक्चर में 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। यस, आओ फिर आओ। सर 2 OH बॉन्ड है, इसका मतलब ये सेंट्रल एटम फास्फोरस, उससे 2 OH जुड़े होंगे इस तरह से। सर और क्या बच गया? सर एक हाइड्रोजन बच गया। मतलब देखो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डेड नहीं है, क्योंकि इसकी बेसिसिटी 2 ही है। जो तीसरा हाइड्रोजन है वो डायरेक्ट किससे बॉन्डेड है? ऑब्वियस ही बात है, वो फास्फोरस से बॉन्डेड है, तो उसको अलग ग्रुप में बना दो। और क्या बच गया? सर एक ऑक्सीजन बच गया, वो भी डायरेक्ट किससे बॉन्डेड होगा? फास्फोरस से बॉन्डेड होगा, है ना। तो अब गिनो देखें, सेंट्रल एटम फास्फोरस वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 OH के साथ काम में आया, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 ऑक्सीजन के साथ। लोन पेयर कितना? 0। बॉन्ड पेयर कितना? सर 2 बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक सिंगल बॉन्ड यहां बनेगा, बॉन्ड पेयर 4 हो गया सर, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया, खत्म होगी कहानी। यस, तो सेंट्रल एटम कौन? फास्फोरस। सर फास्फोरस से 2 OH जुड़े हुए हैं, ये लो OH बना दो, ये रहे फास्फोरस से 2 OH जुड़े हुए हैं। सर फास्फोरस से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन बना दो, और सर फास्फोरस से एक ऑक्सीजन बना हुआ डबल बॉन्ड से बना दो। ये रहा आपका, बधाई हो, H3PO3 की स्ट्रक्चर ऐसे बना दी आप लोगों ने चुटकियों में। बताओ समझ में आ गई क्या बात? दादा बोलना पड़ेगा। यस, और देखो, और देखो, मान लो मैं लिख दूं H3PO2, तो आप बोलोगे सर इसका बेसिसिटी तो होता है 1। यस सर, इसका बेसिसिटी होता है 1, और अगर 1 है इसका मतलब सेंट्रल एटम फास्फोरस है, उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही OH बॉन्ड जुड़ा होगा, है ना। और क्या बच गया? सर एक ऑक्सीजन बच गया, मतलब ऑक्सीजन डायरेक्ट फास्फोरस से जुड़ा होगा, अलग ग्रुप में लिखो उसको। सर और बच गए 2 हाइड्रोजन, इसका मतलब सर ये जो 2 हाइड्रोजन है ये भी फास्फोरस से जुड़े होंगे, अलग से ग्रुप में लिखो इसको। यस, तो सर यहां पर देखो लोन पेयर, फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहां काम में आया, 2 यहां काम में आए, और 2 हाइड्रोजन के साथ काम में आ गए, लोन पेयर 0। और अगर बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करोगे 1 2 2 4, बॉन्ड पेयर 4 हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हो गया। तो सर आप इसका स्ट्रक्चर मैं यहां बना देता हूं। आप बोलोगे सर सेंट्रल एटम फास्फोरस है, उससे एक OH जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन जुड़ा है। ये हो गया स्ट्रक्चर, खत्म। और लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिख दिया H2CO3 का। यस, कार्बोनिक एसिड लिखा है जनाब, इसका बेसिसिटी कितना होता है जल्दी बताइए? सर इसका बेसिसिटी होता है 2। इसका मतलब सर इसमें 2 OH बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, सेंट्रल एटम है कार्बन, ये लो 2 OH बॉन्ड,
और कौन बचा सर? दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बच गया सर। इसका मतलब ऑक्सीजन डायरेक्ट बॉन्डेड है कार्बन से। सर ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर, है ना सर। 2 इलेक्ट्रॉन तो OH के साथ बॉन्ड बनाने में काम में आए और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ काम में आए सर। टोटल लोन पेयर हो गया इसके पास 0। और सर बॉन्ड पेयर कितना होगा सर? बॉन्ड पेयर 2 और 1 3, इलेक्ट्रॉन पेयर 3। स्ट्रक्चर बनानी हो तो कैसे बनाओगे? सेंट्रल एटम कार्बन, इससे 2 OH बॉन्ड बना दो, ये लो 2 OH, और एक डबल बॉन्ड से किसको जोड़ दो? ऑक्सीजन को जोड़ दो, ये लो, दिस इज योर स्ट्रक्चर, H2CO3 बन गया। देख रहे हो कमाल? देख रहे हो कमाल? लेकिन तुम लोगों ने तसल्ली से सुना पिछले आधे घंटे में, तब तुम्हें समझ में आया ये चीज कि अच्छा सर ऐसे भी हो सकता है। स्ट्रक्चर तो हम लोग ऐसे समझते थे, है ना, इतना बड़ा बोझ समझते थे कि यार इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, इनकी स्ट्रक्चर को याद कैसे रखेंगे। आज याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझो। हर चीज, तुम्हें कोई भी स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी हो ना वो स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम। मैं उस चीज को प्रूव भी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, और थोड़ा वेट और कर लो। यस, हाँ जी बेटा, नोट कर लेना, और अगर नोट हो गया हो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। फिर हम लोग आगे चलेंगे। फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस यस यस, आया ना समझ में? बहुत बढ़िया। अब देखो, तो ये अभी तक हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन करनी सीखी है। अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन सीख ली ना, तो ये VCPR भी समझ में आएगा। फिर इसके बाद मैं आगे एक थ्योरी पढ़ाऊंगा आपको, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तुम ऐसे चुटकियों में निकाल दोगे, ऐसे विद इन 10 सेकंड तुम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता दोगे, अगर तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो। इलेक्ट्रॉन पेयर की कैलकुलेशन, सारा खेल इसी का है, बहुत आसान है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि सर ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना सीख लिया। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग शेप कैसा होगा मॉलिक्यूल का, ज्योमेट्री कैसा होगा मॉलिक्यूल का, ये तो बता दो, है ना? तो चलिए फिर आपको बता देते। यहां पर मैं लिख रहा हूं, बेटा इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि सेंट्रल एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। ओहो, चलो इधर छोटा बना देते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर तो छोटा होता है, मतलब आराम से आ सकता है। यहां पर मैं लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉन पेयर, और इलेक्ट्रॉन पेयर के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री कैसा होगा, है ना। अभी ज्योमेट्री कहो शेप कहो एक ही बात है, इस केस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये फर्क थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, है ना। ये फर्क होता है, क्या फर्क होता है ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अभी के लिए कोई ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। ओ यार, हाँ इधर आओ, हाँ देखो इधर देखो, सुनो। जैसे मान लो आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है ना। आपने कैलकुलेट किया, सेंट्रल एटम के पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर आए, तो आप लोग सीधी सी बात ये कहोगे कि भैया ये है आपका सेंट्रल एटम, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को सर एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रखना है। और अगर मैक्सिमम दूरी पे रखना है तो सर इनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? सर ये सेंट्रल एटम है, सर इनके बीच एंगल होना चाहिए 180 डिग्री का। सर ज्योमेट्री कैसा बन जाएगा? लीनियर बन जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई क्या? यस यस यस, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत आसान है ये तो, सर ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई। और क्या, आगे चलो, आगे चलो। जैसे मान लो आपने कैलकुलेट किया, सेंट्रल एटम के पास आपको इलेक्ट्रॉन पेयर मिले 3, है ना। अब आपको क्या करना है? सर ये है सेंट्रल एटम, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है सर, और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक दूसरे से 3D में, ये हम लोग बात किसकी कर रहे हैं? 3D की। 3D में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है सर। तो सर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का मतलब है सर इसमें बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? सर बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री का हो जाएगा। और सर ये जो ज्योमेट्री होती है, ये जो शेप होती है, सर इसको बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। बेटा इसको क्या बोला जाता है? ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि इस ज्योमेट्री का नाम क्या? आप डायरेक्ट बोलोगे ट्राइगोनल प्लेनर। ये आपको नाम याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? और आगे चलो, मान लो सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो। कितने इलेक्ट्रॉन पेयर?
4 इलेक्ट्रॉन पेयर, और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रखना है, तो बताइए उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रखना है, उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए? यस। तो अब आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर 90 होना चाहिए। बेटा आप 90 सोच रहे हो सिर्फ 2 डायमेंशन में, आप 3D में सोच के देखो, 2 डायमेंशन में मत सोचो। 2 डायमेंशन में 90 होगा, आप 3D में सोच के देखो। 3D में आप बेटा 3D में सोच के देखो, आप क्या करो 3D में सोच के देखो। 3D में, हाँ थोड़ा सा लफड़ा हो लिया तुम। सुनो सुनो सुनो, देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर मान लो यहां है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां है। मान लो ये तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर आपके बोर्ड वाले प्लेन में है। ये वाला प्लेन है, इस बोर्ड वाले प्लेन में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर है, चौथा इलेक्ट्रॉन पेयर हम प्लेन के अंदर धसा हुआ है। ऐसे मान लो दूसरी साइड, प्लेन के दूसरी साइड, इस तरह से। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बॉन्ड एंगल होता है, ये होता है 109.28 डिग्री का। अच्छा सर 90 डिग्री से भी ज्यादा पॉसिबल है क्या? अरे भैया बिल्कुल पॉसिबल है, 109.28 डिग्री का। और कुछ जगह पर इसको 109.5 भी लिखा होता है ना, कुछ जगह पर इसको 109.5 डिग्री भी लिखा होता है ना। लेकिन ज्यादा करेक्ट ये है, देखो 0.5 तब होता है जब यहां 30 होता है ना, 1 मिनट वहां पर 30 होता तब 0.5 होता, लेकिन लिखने में अप्रोक्सीमेट वैल्यू 109.28 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो सारे के सारे एंगल 109.28 के हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, सारे के सारे बॉन्ड एंगल 109.28 के हैं। और ये वाली जो ज्योमेट्री है बेटा, इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल। इसको क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल। क्या बोला जाता है इसको? टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। तो मैं एक बार 3D में देखता हूं इसका मॉडल है क्या, है ना। अभी देख लेते हैं 3D में मॉडल है क्या इसका, अभी देख लेते हैं एकदम। हाँ कक्षा 11 में कौन से चैप्टर में? केमिकल बॉन्डिंग। यार इसमें तो है ही नहीं। हम्म हम्म चलो ये वाला देखते हैं। यस, ये आ गया। अरे कहां गया? नहीं चल रहा 3D मॉडल। अरे यार 3D मॉडल तो चल ही नहीं रहा भाई लोगों। दादा 3D मॉडल तो चल ही नहीं रहा, फिर क्या करें? तो उड़ गया 3D मॉडल, वो तो पूरा ही उड़ गया, स्लाइड मैप ही उड़ गया। अरे यार मैंने तो सोचा कि मतलब स्लाइड मैप होगा, ये तो उड़ गया। मतलब स्लाइड मैप बेटा वो काम नहीं कर रहा। अब देखो इसको मैं समझाऊं क्या तुम्हें? अच्छा तुमने ट्राइपॉड देखा है क्या? सुनो सुनो, ऐसे सुनो, तुमने ट्राइपॉड देखा है क्या जिसपे कैमरा लगा होता है? मेरे सामने लगा हुआ है ट्राइपॉड, देखा ना। ट्राइपॉड में 3 ऐसे होते हैं, वो 3 वो निकले हुए से, है ना। 3 तो उसके पैर होते हैं, और एक ऊपर निकला होता है जिसपे क्या लगा होता है? आपका कैमरा। वो तुम में से भी है क्या कोई वो टिकटॉक स्टार? अबे रील वील तो बनाते ही होंगे, मुझे पता है तुम में से भी कई लोग शौकीन होंगे। तो सामने कैमरा लगा है, वो जो ट्राइपॉड है ना, वो एग्जाम्पल है इसका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। ट्राइपॉड में आप लोग देखना, ट्राइपॉड में बिल्कुल ऐसा ही होता है। ये है ट्राइपॉड के 3 पैर, और यहां पर लगा हुआ है कैमरा, यूं मानो आप, है ना। जैसे मान लो ये है ट्राइपॉड का सर जहां पर कैमरा लगा है, और ये है इसके 3 पैर, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक पीछे की तरफ धसा हुआ है इस तरह से, है ना। मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं ना, तो देखो भारी वाला ट्राइपॉड है मेरे पास। हाँ 1 मिनट रुकना तुम, आज तुम्हें दिखाई देते हैं पूरा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री दिखाई देते हैं तुम्हें। ऊपर कहां से निकलेगा? 1 मिनट रुकियो बेटा। यहां से खुलेगा क्या ये वाला? ओहो 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना तुम लोग। अरे यार ये कहां से होगा? 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको आप। अब हो जाएगा।
अच्छा ओके, थोड़ा सा खोल के फिर बंद कर दो। अब बंद कर दो, इतना बंद कर दो। यस 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 यस। देखो देखो देखो, अरे गूगल पे कौन सर्च करेगा, तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल देते ना। देखो ये है तुम्हारा ट्राइपॉड, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो, अब इसमें हो क्या रहा है, ये 3D ज्योमेट्री है। एक पैर ये रहा इसका, एक पैर ये रहा और एक पैर ये रहा, ये तीन तो हो गए पैर, और ये है यहां पर कैमरा लगा हुआ। तो ये 3D ज्योमेट्री है ना। इसमें ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, इसके बीच अगर आप एंगल देखोगे, देखो ये वाला जो एंगल है, क्या आपको दिख रहा है ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है? एक बार बताओ जरा, ये वाला जो एंगल है, क्या आपको लग रहा है ये वाला एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है? बिल्कुल है सर। अगर 90 डिग्री होता तो देखो ऐसे होता, यहां पर होता ये वाला बॉन्ड यहां पर, लेकिन ये बॉन्ड ऐसा है सर, ये 90 डिग्री से ज्यादा है। दिस एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, और ये एक्चुअली कितना है सर, ये होता है 109.28 डिग्री का, है ना। तो ये ट्राइपॉड एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपके 3D ज्योमेट्री का, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। यहां पर आपका सेंट्रल एटम, यहां पर आपका सेंट्रल एटम, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, तीन बॉन्ड आपको सामने से दिख रहे हैं, और ये जो पीछे वाला बॉन्ड है ये पीछे की साइड है बेटा, ये अंदर की तरफ है जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है। ये वाला बॉन्ड, इसकी मैं बात कर रहा हूं। देखो ऐसे बना रखा है ना मैंने छोटा सा, ये छोटा इसलिए क्योंकि पीछे की तरफ है। ये 3D में थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो। यस, समझ में आई मेरी बात बेटा? क्या ये बात सही है ना? वेरी गुड। तो अभी के लिए आप इसको ध्यान रखो, आप इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हो कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर, अगली क्लास में इसकी 3D ज्योमेट्री भी ले आऊंगा, है ना। नेक्स्ट क्लास में आपको 3D मॉडल भी दिखा देंगे, चिंता मत करो। तो ये है बेटा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, जहां पर बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री का होता है। क्लियर? अच्छा, अब देखो आगे चलते हैं, इसी टेबल को आगे कंटिन्यू करते हैं। यह है इलेक्ट्रॉन पेयर, और यहां पर हम लोग लिखते हैं ज्योमेट्री या फिर शेप के बारे में लिख देते हैं, है ना, कि ज्योमेट्री या फिर शेप कैसी होगी। तेरी देखो जी, मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है बेटा 5। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? 5। अब बात यह आती है कि सर ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से अरेंज होंगे, ये 5 इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह से अरेंज होंगे, उसको आप अच्छे से समझना। आप देखो, ये है सेंट्रल एटम, इस सेंट्रल एटम से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है एक दूसरे से 120 डिग्री पे। ये भी 120, ये वाला भी 120 और ये वाला भी 120। ठीक है, ये तीन जो बॉन्ड है ये है सर 120 डिग्री पे, इस तरह से। ये तीनों जो आपके बॉन्ड पेयर हैं, मान लो अगर ये वाला बोर्ड को आप प्लेन मान लेते हो, इस बोर्ड को अगर आप प्लेन मान लेते हो, तो ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम एक ही प्लेन में प्रेजेंट है। अब बच गए सर 2 बॉन्ड और बेटा, एक प्लेन, एक जो बॉन्ड होगा वो प्लेन से बाहर की तरफ होगा। यहां पर सुनो सुनो, अच्छे से सुनियो बेटा, अरे गौर से सुनो। एक जो बॉन्ड होगा वो प्लेन से बाहर होगा ऐसे, और जो एक बॉन्ड होगा वो प्लेन के अंदर की तरफ होगा ऐसे, मान लो बोर्ड के पीछे की तरफ। यस, एक प्लेन से बाहर, एक प्लेन के अंदर। तो जो बाहर वाला है, मान लो मैंने उसको ऐसे दिखा दिया भाई, 3D में तो ऐसे दिखाए, 2D में तो ऐसे दिखाएंगे, और जो अंदर की तरफ है उसको मान लो इस तरह से दिखा दिया। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस। तो सर एक बात बताइए, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होगा? भाई ये वाला बॉन्ड तो 120 डिग्री का, सर ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल 90 डिग्री का है ना भाई, बोलना यार। अरे भाई जो प्लेन से बाहर है, देख ये वाला जो बॉन्ड है ये इस प्लेन के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। यस। तो इस वाले बॉन्ड, इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड, ये तो एंगल 120 डिग्री, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इन तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और ये वाला बॉन्ड भी इन तीनों के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यस। और एक चीज देखो, ये वाला बॉन्ड जो प्लेन से बाहर है और एक बॉन्ड जो प्लेन के अंदर है, इनके बीच एंगल कितने का होगा? सर ये वाला एंगल है 180 डिग्री का। क्या मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है क्या? यस यस यस। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? दादा बोलना पड़ेगा, है ना। तो इसमें बॉन्ड एंगल देखो, 120 का भी है, 90 का भी है और 180 का भी है। क्लियर क्लियर क्लियर।
थोड़ा सा 3D में सोचना पड़ेगा। समझ में आ गया? सर इस ज्योमेट्री का नाम क्या है? इस ज्योमेट्री को बोला जाता है बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको क्या बोला जाता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। थोड़ा सा यार ये मिट ही नहीं रहा, ज्यादा हो गया आज इसको। आज मुझे लग रहा तुमने ज्यादा समझ लिया आज। ये बेटा पिरामिडल है ना, ये मिट नहीं रहा है। आज कुछ ज्यादा पढ़ लिया हमने, अब तो लिखा भी नहीं जा रहा। अब इतना तो टाइम ही नहीं है अब अपने पास। अरे भाई ये तो गया भाई आज। लग रहा मुझे भगवान ने सुन ली तुम्हारी। हाँ ये 3D ने लफड़ा किया सब कुछ। जैसे 3D मॉडल खोला ना उसके बाद ये सारा सब कुछ काम खराब हो गया है। ये भगवान सुन रहा है तुम्हारी भाई। मैं आज पता सोच रहा था कि 5-7-10 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन भाई तुम्हारा जो इफेक्ट है ना, तुम दिल से दुआ कर रहे थे कि क्लास जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी खत्म हो जाए। देख लो हो ही गई साल। बोर्ड ही हैंग करवा दिया तुमने भाई। तुम्हारा मतलब क्या हो, कुछ मंत्र वंत्र जानते हो क्या? है भाई? तो यार ये तो खत्म हो लिया, मतलब ये नहीं चल रहा है यार। अब इसको अगली क्लास में करना पड़ेगा अपने को, है ना? वो टाइम ही 3-4 मिनट है, ये काम करेंगे इतने में क्लास हो जाएगी। चलो फिर यार, अब तो हो नहीं वो होता 8 बजे, वो ऐसे ही कर रखा है उसने। ठीक है क्या? अगली क्लास में करेंगे फिर इसको, है भाई? अरे अगली क्लास में करें फिर, क्या कहते हो तुम? हाँ तो अब नेक्स्ट क्लास, अबे संडे क्यों यार? संडे को एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी तुम्हारी। वो मैंने पूछा, बैच मैनेजर है ना, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले ले क्या? तो उन्होंने कहा कि सर बच्चों पे रहम करो, 6 दिन बेचारे बच्चे क्लास लेते हैं, अभी छोटे हैं बच्चे ना, 11th क्लास को हम लोग छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। वो तुम्हें ऐसा लगता है, तुम अपने दिलो दिमाग में तुम्हें ऐसा लगता है कि सर हम बड़े हो गए, हम तुम्हें अभी भी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। जब 12th में आ जाओगे ना, 12th में हम लोग कोई रहम नहीं देते, है ना? तो अभी क्योंकि आप लोग 6 दिन क्लास हो रही है, उन्होंने बोला सर 1 दिन की छुट्टी दे देते हैं। मैंने भी सोचा यार ठीक है, 7 दिन क्लास क्यों ही दे, है ना? तो इस वजह से संडे को आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगी। आप लोगों के लिए दोहरी खुशी भाई, दूसरी खुशी का मौका है। इतनी पिछले 5 मिनट में 2 खुशी मिल गई तुम्हें इतने। एक तो बोर्ड हैंग हो गया जिससे तुम्हारी क्लास 3-4 मिनट पहले खत्म हो गई, और दूसरी संडे को तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं हो रही, है ना? लेकिन जब तुम 12th में आओगे ना, जब तुम लोग अर्जुना से लक्ष्य में चले जाओगे, फिर कोई रहम नहीं है भाई। वहां हम लोग वहां तो 7 दिन पे देते हैं क्लास। मैंने कहा अब तो आदत हो गई है ना? अब तो तुम्हें आदत हो गई है भाई, अर्जुना में पढ़ के आए हो, तो जब आप लक्ष्य में जाओगे तो वहां 7 दिन होगी। वहां पे कोई रहम नहीं होता, है ना? है ना? हाँ तो टीम ने मना कर दिया, तो फिर मैंने कहा ठीक है ना ही लेते हैं, कभी और लेंगे। अब होगा क्या ना, जब आपका जून खत्म हो जाएगा ना, जुलाई से आप लोगों की नंबर ऑफ क्लासेस कम हो जाएंगी। अभी 6 डेज हो रही है, तो फिर जुलाई से 6 डेज नहीं रहेगी, थोड़ी कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तब मैं आपको एक बीच में एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा, है ना? तब ठीक हो जाएगा अपना। उस समय हम लोग क्लास को कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, तो मेरे हिसाब से सेशन को खत्म करना चाहिए अब, है ना? खत्म करें, और जाते जाते 2 लाइन सुना देते हैं आपको आज, एक बात बढ़िया सी, है ना? आज इतनी खुशी का मौका है, तो इस खुशी में 2 लाइन बढ़िया सी और सुना देते हैं। ये उन लोगों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, है ना? तो ऐसे बच्चों के लिए 2 लाइन लिखी गई है, सुनो क्या करता है, क्या कहता है कि सुनना जरा गौर से। लिखता है कि सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को, कि सलाम करते हैं रास्ते भी उस मुसाफिर को, वो जिसके पांव में हर रोज छाले आते हैं, वो जिसके पांव में हर रोज छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगा कभी, मैं अपने दिल की दरारें न भरने दूंगा कभी, इन्हीं दरारों से मुझ में उजाले आते हैं, है ना? इन्हीं दरारों से मुझ में उजाले आते हैं। तो भाई ये जिन लोगों को लिखता है ना कि रास्ता भी सलाम करता है ऐसे मुसाफिर को, कि जिसके पांव में छाले आते हैं, तो ये
छाले आने का मतलब ये नहीं है कि भाई रोड पे भाग रहे थे छाले आ गए, ऐसा नहीं है। ये उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए लिखी गई है जो लोग हर दिन मेहनत करते हैं, है ना, और मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कुछ चीज उनको उससे मिलती है, कुछ चीज उनको, जैसे अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं तो उसको कुछ चीज समझ में आती है, नहीं आती, लेकिन वो हर दिन अपने आप से मेहनत कर रहा है ना। और अगर आप यही चीज कंटिन्यू करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो रास्ते ही नहीं, रास्ते में आने वाले सारे लोग आपको सलाम ठोकेंगे। जिस दिन आपका 12th क्लास में आप बोर्ड का पेपर देने जाओगे, आप जेई का पेपर देने जाओगे, और हर दिन हर पेपर में आप लोग एग्जाम में अच्छा करके आओगे, है ना। तो भैया दुनिया तो उगते हुए सूरज को सलाम करती है ना, ढलते हुए को तो बस ठीक है, कहावत है ना ऐसी। तो आप लोग उगता हुआ सूरज बनो, यह आप लोगों का टाइम है, गोल्डन टाइम है। इस टाइम को यूटिलाइज करो अपनी पढ़ाई में, है ना। और जिस तरह का तुमने आज एकदम बढ़िया ढंग से बैठ के पढ़ाई करी है, मैं बड़ा खुश हूं भाई, इसमें तुम्हारी तारीफ बनती है आज तो, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार बेटा अच्छे से रिवाइज करके आना आप सारे लोग, ठीक है। एक बार अच्छे से रिवाइज करके आना होमवर्क में आज। अच्छा, अरे लिखा जा रहा है अब तो, ओ भाई, ओ ठीक है। तो बेटा आज का होमवर्क क्या हो गया, आज आपके पास डीपीपी है, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, ठीक है, और एकदम बढ़िया ढंग से रिवाइज करके आना है ना। आपको रिवीजन प्रॉपर करके आना है, यह आपका होमवर्क है। कल वाली जो क्लास है, हो सकता है मैं 10-15 मिनट एक्स्ट्रा खींच दूं, ठीक है ना, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर डिमांड रही तो मैं 10-15 मिनट कल वाली क्लास एक्स्ट्रा खींच दूंगा, और नहीं रही तो फिर ठीक है, पहले ही खत्म कर देंगे, ऐसी क्या बात है। ठीक है जी, चलिए फिर आप लोगों से विदा लेने का टाइम आ चुका है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप सब लोगों से। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।